Now we will straight away start our topic, solved and unsolved critical issues under GST. So what we have done is we have prepared almost 25 case studies. So today's webinar will be more of केस स्टडीज बेसिस. हम जो भी डिस्कस करेंगे केस स्टडीज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और हमारा बेसिकली 3 एजेंडा है. पहला एजेंडा कि 3 इयर्स के अंदर जो जो जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं, फॉर एग्जांपल सप्लाई रिलेटेड, इनपुट टैक्स रिलेटेड, वैल्यूएशन रिलेटेड, टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड, हमारा जो जीएसटी लॉ है वो वेरियस चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझे थ्रू केस स्टडीज. सेकंड, जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, जो लेटेस्ट इश्यूज रिप्रेजेंटेशनल लेवल पे चल रहे हैं, जो हमने खुद पिछले 1 साल में फेस करे हैं टैक्स पेयर्स के थ्रू, प्रोफेशनल्स के थ्रू, जो हमें टाइम एंड अगेन लगता है कि एक ऐसे इश्यूज हैं, जनरल इश्यूज हैं, तो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रेलिवेंट होंगे. वी विल नॉट गो मच इनटू इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज व्हिच आर रेलिवेंट फॉर एवरीवन. थ्रू केस स्टडीज वी विल टेक अप दैट आल्सो. And third, in the end, we will discuss about the precautions to be undertaken while doing a GST audit, statutory audit, and tax audit. To start with, let me take a very example which we all can relate. First case study, GST implications on ICI membership fees and similar bodies. So we are aware like there are so many bodies including ICI, Bar Council of India, then we have associations like CRIDAI, ASSOCHAM, NASSCOM, etc. They collect membership charges from the members. The first issue which arises is whether such membership charges collected by such organizations, is it leviable to GST? क्या इनके ऊपर हमें GST पे करना है? इसके लिए हमें GST का taxable event समझना बहुत जरूरी है. In GST, we have 2 kinds of taxable event. First taxable event is supply of goods and services made for a consideration. And second taxable event is supply of goods and services without consideration. Second वाले में हम थोड़ी देर में आते हैं. इस केस स्टडी के थ्रू हम अपना पहला इस जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट का कंसेप्ट समझते हैं. अंडर जीएसटी, as per section 7, supply includes all form of supplies of goods and services made or agreed to be made for a consideration in the course of furtherance of business. तो अगर मैं कोई भी सप्लाई कर रहा हूं किसी गुड्स एंड सर्विसेज की और वो कंसिडरेशन के लिए है, एंड थर्ड वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा. तो यहाँ 2 मेजर फेसेस हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, सेकंड इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो पहला इश्यू आता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड फॉर अ कंसिडरेशन का क्या मतलब है. When we talk about supply of goods and services made for a consideration, it means there should be a quid pro quo between the supply and the consideration. For example, मैं CA सर्विसेज दे रहा हूँ, उस CA सर्विसेज को देने के लिए मैंने कंसिडरेशन फिक्स करी है, से 10,000 रुपीज. क्लाइंट मुझे वो 10,000 रुपीज दे रहा है, हमारा एक लीगल एग्रीमेंट है, एक एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है, दैट आई विल प्रोवाइड दिस सर्विसेज फॉर दिस मच ऑफ कंसिडरेशन. सो देयर इज अ क्विड प्रो क्यो. सेकंड इज सिंप्लिसिटस डोनेशन एटसेट्रा. डोनेशन में क्या होता है, जस्ट गेट द डोनेशन, उसके बदले मुझे कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी होती है. दैट क्विड प्रो क्यो इज मिसिंग. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि देयर शुड बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, दैट इज देयर शुड बी अ क्विड प्रो क्यो बिटवीन द सप्लाई एंड कंसिडरेशन. अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जब हम मेंबरशिप फीस कलेक्ट कर रहे हैं अपने मेंबर से फॉर सीओपी एटसेट्रा, या और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नास्कॉम एटसेट्रा वो मेंबरशिप फीस कलेक्ट कर रही हैं, उस केस में क्या क्विड प्रो क्यो होता है? तो जब हम ये मेंबरशिप फीस कलेक्ट करते हैं, ये मेंबरशिप फी कलेक्ट करने पर एज अ बॉडी आई एम लाइबल टू ग्रांट सर्टेन बेनिफिट्स टू माय मेंबर. जैसे ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआई का मेंबर बनता है, वो मेंबरशिप पे करने के बाद सीयूपी के लिए एलिजिबल हो जाता है, उसको वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं. तो ये बेनिफिट्स उन्हीं को मिलते हैं जो ये मेंबरशिप फीस पे करते हैं. So there is a quid pro quo because there is a membership benefit which a members get in lieu of payment of this membership fee. In fact, on a very same issue, England में like in India, we have Supreme Court of India, we have High Court of India, and Supreme Court is the highest body. Similarly, in European law and UK law, etc., we have ECJ judgments, European Court of Justice judgment, and second is House of Lord. House of Lord वहां पर वैसे ही कंसेप्ट है जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है. तो वहां हाउस ऑफ लॉर्ड ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड के केस में बोला था कि वहां पर भी सिमिलर कंसेप्ट है, वहां पर भी इंस्टीट्यूट था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, वहां पर भी वो मेंबरशिप फीस कलेक्ट करते थे. उन्होंने बोला कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन जो ये फ्रेज है, ये सिमिलर फ्रेज क्योंकि यूके में भी लॉ यूज्ड है, तो हम बाहर के जजमेंट्स का पूरा सपोर्ट ले सकते हैं. और उस जजमेंट में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब ये मेंबरशिप फीस पे होती है तो कुछ बेनिफिट्स मेंबर्स को मिलते हैं, और इन बेनिफिट्स की वजह से ही मेंबरशिप
फी पे होती है, सो देयर इज अ क्विड प्रो क्यो, हेंस इट शुड बी लेवेबल टू यूके वैट और जीएसटी। तो उन्होंने बोला देयर इज अ क्विड प्रो क्यो, देयर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। बट क्वेश्चन वहां पर आया है कि दिस इज ओनली द फर्स्ट लेग, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। वहां पर जीएसटी या यूके वैट कब लगता था, व्हेन द ट्रांजेक्शन इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और तो उन्होंने बोला कि आईसीआई कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, वहां पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक रेगुलेटरी एक्टिविटीज कर रहा है। तो रेगुलेटरी एक्टिविटीज कर रहा है, दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ बिजनेस, हेंस उन्होंने यूके वैट लगाने से मना कर दिया। तो दो प्रोपोजिशन निकल के आई। पहली प्रोपोजिशन कि यस देयर इज अ क्विड प्रो क्यो, देयर इज अ सप्लाई मेड फॉर अ कंसिडरेशन, बट सेकेंडली इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो रेगुलेटरी एक्टिविटीज कर रहा है, वो बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर रहा। अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो इंडिया में भी अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट है हमारे सप्लाई की डेफिनेशन में। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, परफेक्टली फाइन, देयर इज अ क्विड प्रो क्यो बिकॉज देयर इज अ बेनिफिट अक्रूड, चाहे हम नास्कॉम की मेंबरशिप लिए, एसोचैम के लिए, हर केस में देयर इज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर विच देयर इज अ कंसिडरेशन। अब क्वेश्चन आता है, क्या दीज सर्विसेज आर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी एक्टिविटीज कर रही है एंड दे आर नॉट एंगेज इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? तो जो बिजनेस टर्म है ये सेल्स टैक्स में भी पहले बहुत यूज होता था, और वहां पर देयर इज अ इमेंस अमाउंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, क्या बिजनेस बनेगा क्या बिजनेस नहीं बनेगा। जीएसटी में इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड इट स्पेसिफिकली सेज बिजनेस इंक्लूड्स, then we have various clauses A, B, C, D, E, F, G, H, and one of the relevant clauses E, provision of by a club, association, society or any such body for a membership or any other consideration of the facilities or benefits to its member। तो यहां पर जब उन्होंने ये फ्रेज लिखा है कि प्रोविजन ऑफ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन, यहां उन्होंने रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी फंक्शंस में कोई डिमार्केशन नहीं किया है। द वे बिजनेस इज डिफाइंड इट इज वेरी वेरी वाइड। बिजनेस की डेफिनेशन बहुत वाइड है, और इस बिजनेस की डेफिनेशन में हमारे जितनी भी ये मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन हैं, बार ये आईसीआई हैं, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं, कवर हो जाएंगी। सो टू कंक्लूड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज अ वेरी वेरी वाइड टर्म। इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि पहला क्विड प्रो क्यो होना चाहिए, सेकंड द ट्रांजैक्शन शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन अपने आप में इतनी वाइड है कि वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन इंक्लूड कर लेगी। तो हम बिजनेस को जनरल सेंस में ना समझ के जीएसटी की डेफिनेशन से पढ़ें, और उसमें इतने क्लॉजेज हैं कि आपके अलग अलग ट्रांजेक्शन उसमें कवर हो जाएंगी। इसी टॉपिक के ऊपर जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, इसी पे इशू आता है कि कई बार मुझे ग्रांट्स मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं, सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलता है, तो उन कॉन्ट्रीब्यूशंस पे क्या क्या जीएसटी इंप्लीकेशंस आएंगे जब भी मुझे रिसीव हो रहा है, कब मुझे इनके ऊपर जीएसटी पे करना है, कब मुझे इनके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना है। तो इसके ऊपर अपने आप ही एक बहुत डिटेल जूरिस्प्रूडेंस ओवरऑल वर्ल्ड में अवेलेबल है। विदाउट गोइंग इनटू इन डेप्थ, मैं एक प्रोपोजिशंस जो डेवलप हुई हैं सारी जूरिस्प्रूडेंस से वो डिस्कस करता हूँ। प्रोपोजिशन क्या है, हम दो केस ले लेते हैं, उससे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला केस कि मैं ऑलरेडी एक चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा हूँ, से मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता हूँ, एंड देयर आई गेट a donation from somebody, say somebody comes and gives a donation to my organizations, कि मैं ऑलरेडी एक अच्छा काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मुझे एक डोनेशन मिलती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। उस जो डोनेशन जब मुझे मिलती है तो वो बस मुझसे बोलता है कि मुझे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दो कि कहाँ कहाँ ये डोनेशन यूटिलाइज हुई है, सो दैट ही श्योर कि भी जो पैसा मिला है वो सही जगह यूज हुआ है। दैट इज केस वन। सेकंड केस इज समबडी कम्स टू मी एंड से आई एम गिविंग यू 20 लाख रुपीज, एंड ल्यू ऑफ दैट 20 लाख रुपीज आप प्लीज इन 50 बच्चों को पढ़ाओ, आप ये एक्टिविटी करो, आप ये काम करो। केस टू में वो मुझे पैसा दे रहा है तो स्पेसिफिकली मुझे बता रहा है कि आप मुझे ये एक्टिविटी करके दो, आप मेरे लिए हॉस्पिटल बनाओ, आप इन बच्चों को पढ़ाओ, आप इस तरीके से खाना बांटो, इस तरीके से आप सीएसआर एक्टिविटी करो, और उसकी मुझे पूरी रिपोर्ट दो कि आपने क्या क्या काम किया, अगर आपने काम नहीं किया तो ये पैसे मैं वापस ले लूंगा। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो केस वन में बस मुझे एक डोनेशन मिली थी, उसमें एक क्विड प्रो का एलिमेंट मिसिंग था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना एक काम कर रहा था, उसने आके मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दे दी, और वो डोनेशन सही तरीके से यूज होनी है, इसलिए मैंने उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया कि वो सही तरीके से यूज हो रही है। वेयर एज इन केस टू, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट लिया था केस टू में, कि उसने जब मुझे पैसे दिए, जब एक मेरे क्लाइंट या कस्टमर ने डोनेशन या ग्रांट जो भी नोमेनक्लेचर यूज कर ले, जब उसने वो पैसे दिए, उसमें बोला कि इस पैसे के बदले आपको ये एक्टिविटीज करनी है, ये हॉस्पिटल बनाना है, ये एजुकेशन चलाना है। तो वहां पर जब मुझे पैसा मिलता है और मेरी एक्टिविटीज डिफाइन होती है कि इस पैसों के थ्रू मुझे ये काम करना है, नहीं करा तो ये पैसे वापस हैं, देन वहां पर एक क्विड प्रो का इशू आ जाता है, वहां एक क्विड प्रो का डिस्प्यूट आ जाता है। ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल कई लेवल पे इस डिस्प्यूट्स को रेज कर चुके हैं। So yeah, we have to be very, very careful in terms of wording the documents. The way I'm wording all my CSR donation grant documents,
If it is actual grant, actual donation without quid pro quo, no issues. If there is a quid pro quo, then there will be GST implications subject to certain exemptions. So that's a very important point which we have to note. So now coming to the second questions, which is most common in the name of employee recoveries. एम्प्लॉय रिकवरी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि कैंटीन रिकवरी, मोबाइल रिकवरी, नोटिस पे रिकवरी और एनी अदर रिकवरी. To basically understand the taxabilities of employee recovery, we have to understand three major things. One is the related party, that whether the employees and the employer are related party or not. Second is whether the transaction of recovery falls as under the definition of supply as per section 7 or as per schedule 3. Third is the valuation, कि हमें कितने अमाउंट पे जीएसटी पे करना है अगर दैट ट्रांजैक्शन क्वालिफाइज एज अ सप्लाई. सो अगर हम बात करते हैं रिकवरी की, सो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कैंटीन रिकवरी का. सपोज देयर इज अ कैंटीन सर्विसेज व्हिच एम्प्लॉय आर गेटिंग फ्रॉम एन एम्प्लॉयर एट अ कंसेशनल रेट. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कंसेशनल रेट पे उसको कैंटीन सर्विसेज दे रहा है या उसको लंच प्रोवाइड कर रहा है. दे हैव हायर्ड अ सब कॉन्ट्रैक्टर. To a subcontractor, they are paying 100 rupees per meal, whereas they are charging 50 rupees from employees. Now to understand this transaction, कि इस पे क्या employer को टैक्स पे करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कितने अमाउंट पे टैक्स पे करना है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है क्या employer and employee related party है. Yes. As per definition under GST, employer and employee both are treated as a related party. Now coming back to the definition of supply and schedule 3. Schedule 3 is supply without consideration, supply without consideration. So as per schedule 3, services rendered by an employee to an employee in the course of employment are not treated as supply. But when the employee renders some services to the employer which is not in the course of employment, that is something which is termed as supply. So उस पे क्या टैक्स पे करना है, that is something which we need to understand. So जो अभी हमने ट्रांजैक्शन ली कि एम्प्लॉयर ने 100 रुपीज पीछे सब कॉन्ट्रैक्टर को पे करे और फ्रॉम एम्प्लॉयर दे आर चार्जिंग अ सम ऑफ ₹50. So जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 50 रुपीज चार्ज करे, क्या वेदर दे विल हैव टू पे टैक्स ऑन दिस 50 रुपीज और वेदर वी नीड टू अप्लाई द वैल्यूएशन रूल्स एंड वी नीड टू पे टैक्स ऑन 100 रुपीज एज पर द ओपन फेयर मार्केट वैल्यू. सो इन आवर ओपिनियन, एज दिस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बीइंग द रिलेटेड पार्टी एंड दिस ट्रांजैक्शंस being covered under the definition of supply, as this is not in the course of employment, tax has to be paid by the employer for the services provided by the employer to the employee. And what is the value over which tax has to be paid? The value is 100 rupees, which is an open market value, because जब भी related parties के बीच में transaction होती है, we have to see the valuation provisions, which we will see on a later stage also. So coming back to the second case, there might also be a case where the employer has given a mobile connection to the employees, and while giving that employee connection, employer is stating that they will up to an amount of 1,000 rupees will not be leviable to tax, and any over an amount of ₹1,000 will be recovered from the employer. So in such recovery, the recovered amount over and above ₹1,000 shall be leviable, and GST need to be paid by the employer on such recovered amount. Now coming back to the one more case study, that is the notice pay. Notice pay is something which is different from the other recoveries. Notice pay is in the form of penalties or damages. So जो हमने notice pay की recovery ली है, there is a larger argument whether this notice pay can be treated as in toleration to an act or not, which is something which we will see on a later stage. So notice pay and other type of recoveries, we can keep these two type of recoveries in a separate buckets. In respect of canteen, in respect of mobile recoveries, there is no doubt tax has to be paid.
But in respect of notice pay recovery, we can always take a larger argument of liquidation damages, like we take in the case of a liquidation damages in relation to toleration to an act, whether we need to pay taxes on notice pay or not, and it shall be covered a little later. So basically what we discuss is एम्प्लॉय रिकवरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनफैक्ट जितने भी हम डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट्स हैंडल कर रहे हैं उन सभी में जितनी भी वो एम्प्लॉय से रिकवरी करते हैं, डिपार्टमेंट उसकी डिटेल लेता है, चेक करता है कि हम एम्प्लॉय से क्या क्या रिकवरी करते हैं और उस रिकवरी के ऊपर टैक्स पेड है नहीं है कि उनकी चेकलिस्ट का ऑलरेडी एक पॉइंट है. नोटिस पे को हम डिटेल में लिक्विडिटी डैमेजेस के साथ आगे कवर करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज the concept of cross charge, trademark, corporate guarantee, sharing of business support amongst related party and distinct person. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया पहला टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन. जब भी मैं पैसा लेता हूं जिसके बदले में सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स करता हूं, आई हैव टू पे टैक्स. एम्प्लॉइज रिकवरीज उसमें कवर होता है. हमने वेरियस काइंड्स ऑफ मेंबरशिप्स वगैरह का एग्जांपल लिया. सेकंड केस इज देयर आर अ सिचुएशन व्हेन आई एम नॉट रिकवरिंग एनी कंसिडरेशन, स्टिल आई एम लायबल टू पे GST. So under Schedule 1, they have specifically covered certain supplies even without consideration as taxable. And one of the entry is supply of goods or services or both between related persons or between distinct persons as specified in Section 25 when made in the course of furtherance of business. So there can be cases. So distinct person का basically concept क्या होता है कि अगर single PAN के अंदर मेरे multiple registration number हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ प्लांट इन मध्य प्रदेश, अनदर इन हरियाणा, अनदर इन यूपी एटसेट्रा, जितनी भी मेरे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं, हर एक रजिस्ट्रेशन को फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सेपरेट लीगल एंटिटी माना हुआ है. और इन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सेपरेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल पैन, इनको हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं. इनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसके ऊपर देयर इज अ टैक्स एक्सपोजर, देयर इज अ टैक्स इम्प्लीकेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक ट्रांसफर, द केस इज इजी. जब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं जो अंदर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, देयर इज अ जीएसटी इम्प्लीकेशन. वी ऑल नो वी हैव टू पे जीएसटी. वी विल कम टू वैल्यूएशन लेटर ऑन. द रियल प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विसेज. कब मेरी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा हेड ऑफिस गुड़गांव के अंदर है और मेरे वेरियस प्लांट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा में. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दैट हेड ऑफिस? Head office is basically providing various kinds of support to my plants in terms of business support, business consultancy. तो जो मेरी वो लोकेशन है हरियाणा, जो मेरी लोकेशन हरियाणा लोकेशन गुड़गांव लोकेशन है, उसका रोल क्या है? उस लोकेशन का रोल ये है कि वहां पर एक ऑफिस है, वहां पर कुछ एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं और वो ऑफिस सारी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है मेरे अलग अलग प्लांट्सों को जो अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर है. जब हम टर्म सप्लाई की बात करते हैं, द टर्म सप्लाई इज वेरी वाइड. सो जो ये सपोर्ट मेरा हरियाणा रजिस्ट्रेशन बाकी ऑफिस को दे रहा है, that is a supply of service by Haryana registration to my different registrations. So there is a tax exposure on this transaction. So we have to be very careful in terms of what support one branch is providing to another branch. कई बार हमने देखा है कि मार्केटिंग ऑफिसेज होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. मार्केटिंग ऑफिस से कोई अपनी रेवेन्यू एक्टिविटी नहीं होती है, वहां से कोई बिल नहीं फटते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट सेल करता है. मार्केटिंग ऑफिस इज जस्ट टू प्रमोट द सेल्स फ्रॉम द प्लांट्स एटसेट्रा. वो मार्केटिंग ऑफिस डिपो की तरह रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, वो स्टैंड अलोन बेसिस दूसरे स्टेट के अंदर है. देन दैट मार्केटिंग ऑफिस इज आल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू माय plants. So my marketing offices, my head office, whatever support which they provide to my other locations from where I am doing my output billing, there is a supply of service between distinct person which attracts GST. So I have to be very careful. इसको इसी चीज को हम ना कॉमन लैंग्वेज में जो जनरली हम 3 years से यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ क्रॉस चार्ज, कि हमें क्रॉस चार्ज करना है, जीएसटी पे करना है, इवन दो एक्चुअल में कोई सर्विसेज नहीं है, बट बिकॉज ऑफ डीमिंग प्रोविजन देयर इज अ सर्विस. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज इवन सप्लाईज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज विदाउट कंसिडरेशन इज टैक्सेबल. जो हमने पढ़ा ये एग्जांपल है डिस्टिंक्ट पर्सन का. इसी तरीके से रिलेटेड पार्टी की एक डेफिनेशन है. रिलेटेड पार्टी में मेरी होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स, इट्स अ बिग डेफिनेशन. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. काफी एंटिटीज कवर हो जाती है. तो रिलेटेड पार्टीज के बीच में भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है विदाउट जीएसटी, तो उसमें भी टैक्स इंप्लीकेशन है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिल्डर हूं, मैं हर एक एसपीवी में नया प्रोजेक्ट बनाता हूं. तो जो भी मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रांड नेम इज ए लिमिटेड, आई एम से डीएलएफ, तो मैंने नई एसपीवी खोली डीएलएफ के नाम से, उसकी अलग एसपीवी खोली वो भी डीएलएफ के नाम से. तो हर एसपीवी में अगर मेरा ब्रांड यूज हो रहा है और मेरा ब्रांड फ्लैगशिप कंपनी में रजिस्टर्ड है, सो देयर इज अ सप्लाई ऑफ ट्रेडमार्क फ्रॉम माय मेन फ्लैगशिप कंपनी टू माय एसपीवी. सिमिलरली कॉर्पोरेट गारंटी, मेरी सब्सिडी कंपनी ओपन हुई है, वो एक वेंचर करेगी, तो उसने बैंक से लोन लिया, उसके लिए मैंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है होल्डिंग कंपनी ने. So this provision of corporate guarantee, provision of trademark between related parties, all these are the transactions which attract GST.
Similarly, we have seen like in a single office, एक single office होता है जिसमें आपकी 15, 20, 25 कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, एक ग्रुप, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, सबका सेम ऑफिस होता है। फ्लैगशिप कंपनी के अंदर बिल्डिंग आती है, सारे एक्सपेंडिचर उसमें जाते हैं, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी बाकी कंपनीज भी यूज करती हैं। तो अगर इस तरीके का बाकी कंपनीज भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ डीम्ड सप्लाई एज पर जीएसटी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। ये सारे एग्जांपल मैंने वो लिए हैं जो प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट ले रहा है। जब हम जीएसटी ऑडिट कर रहे थे जनवरी मंथ में, इनफैक्ट 3-4 कंपनीज का डिपार्टमेंट आया है, ये सारी चीजों को उसने बहुत ही ध्यान से देखा और ऑब्जर्व किया और पॉइंट्स निकाले हैं। सो it's very common at departmental level. So we have to make sure that all these transactions we properly capture and we pay GST on such transactions. GST किस वैल्यू पे पे करना है, किस अमाउंट पे पे करना है, that is something which we will discuss in next 2 minutes. Similar to this, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो मेरे प्रोजेक्ट ऑफिस या जब मैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की बात करता हूँ, कई बार बाहर वाली कंपनी इंडिया में अपनी ब्रांच सेटअप करती है, अपना हेड ऑफिस सेटअप करती है, प्रोजेक्ट ऑफिस सेटअप करती है, लाइसेंस ऑफिस सेटअप करती है। तो बाहर वाली जो कंपनी होती है जो इंडिया में आती हैं, वो या तो अपनी सब्सिडरी खोलेंगी या अपना ब्रांच सेटअप करेंगे, या प्रोजेक्ट ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस। तो बाहर वाली कंपनी और इंडिया की जो भी एंटिटी वो एस्टेब्लिश करती है किसी भी फॉर्म में, उनके बीच में भी जो ट्रांजेक्शन होती हैं, दैट ऑल्सो अट्रैक्ट्स जीएसटी even it is without consideration. So that is also which we have to keep in mind. बट लाइसेंस ऑफिस में एक एक्सेप्शन है। लाइसेंस ऑफिस में क्या एक्सेप्शन है, जब हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन जीएसटी के अंदर, तो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन जो हम जीएसटी के अंदर देखते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इट शुड बी एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज कैरिंग आउट सर्टेन बिजनेसेस। और जब हम लाइसेंस ऑफिस की बात करते हैं तो आप फेमा रेगुलेशन देखते हैं, तो फेमा रेगुलेशन के अंदर लाइसेंस ऑफिस इज नॉट अलाउड टू डू एनी बिजनेस इन इंडिया, whereas प्रोजेक्ट ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस कैन डू एनी बिजनेस। तो एज फार एज लाइसेंस ऑफिस इज कंसर्न, जो भी वो एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट लेता है बाहर वाली कंपनी से, उसके ऊपर कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, अगर वो बाहर वाले हेड ऑफिस से कोई सपोर्ट ले रही है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर वो ट्रांजेक्शन कवर हो सकती है। तो एम्बिट ऑफ दिस क्लॉज इज वेरी वाइड। द इंटेंट इज टेल दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्लॉज, वी हैव टू कीप इन माइंड, एंड दिस इज अ ग्रे एरिया which will be a subject matter of which has been a subject matter of this interpretation as well as litigation, and it will be a subject matter of litigation in future course also. So, as pointed out by Tushar, that related party transactions बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमें देखने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स का इस पे मेजर कंट्रोल है कि क्या हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे टैक्स पे करा है, और अगर करा है तो किस वैल्यू पे करा है। सो बीइंग एन ऑडिटर, जब भी हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, जब भी हम जीएसटी ऑडिट करते हैं, इट इज अवर ड्यूटी कि हम ट्रांजैक्शंस को ढूंढें। सो अगर मैं ट्रांजैक्शन का बकेट बनाता हूं, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कैन बी अपरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड ऑल्सो there might be some transactions which are not apparent from the financial statements, and ये transactions हमें निकालनी पड़ेंगी ढूंढ के। जब हम ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कौन कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस दिखती हैं, जैसे तुषार ने पहले एक्सप्लेन करा, कॉर्पोरेट गारंटी पे क्या टैक्स पे करना है या नहीं करना। कॉर्पोरेट गारंटी इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सो जब भी कॉर्पोरेट गारंटी कोई भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अगेंस्ट देती है लोन टेक के लिए, तो दैट इज समथिंग विच इज बीइंग डिस्क्लोज्ड इन द सब्सिडरी बैलेंस शीट as well as the holding company balance sheet under the head contingent liability. So ये it is our duty being the GST auditor कि हम notes to accounts को proper पढ़ें, notes to accounts से हम related party disclosures को निकालें, जो वहां पर AS 18 की requirements हैं, जो related party transactions हैं, की managerial persons की reportings हैं। It is our duty कि हम वो सारी transactions निकालें and we map out कि क्या उस पे on a sample basis of course कि क्या उस पे अप्रोप्रिएट टैक्स पे हुआ है या नहीं हुआ। हमें नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉपर्ली देखने चाहिए कि क्या उसके अंदर हमने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन विद अवर रिलेटेड पार्टी कर रखी है जिसपे हमें एक्चुअल में टैक्स पे करना था और हमने नहीं करा। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या कोई और ऐसी ट्रांजैक्शन है या जो कि मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में तो रिपोर्ट नहीं करी, बट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लेमर की फॉर्म में डाल रखा है। सो बीइंग द जीएसटी ऑडिटर, इट इज अवर ड्यूटी कि हम इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर्ली पढ़ें और इसके अंदर से हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस निकालें। दिस इज वन बकेट। नाउ द सेकंड बकेट is the related party transactions which is not apparent from the financial statement. For example, अगर हम बात करते हैं रेंटल, अगर किसी कंपनी ने बुक्स के अंदर रेंटल बुक कर रखा है और
उस प्रेमिसेस पे मैं बोलता हूं कि ग्रुप कंपनीज की 10 रजिस्ट्रेशंस और अवेलेबल है। सो बीइंग, जब मैं एक कंपनी का जीएसटी ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैंने रेंट एग्रीमेंट देख लिया, एब्सोल्युटली ओके, मैंने 194 आई के अंदर टैक्स टीडीएस काट के उसको पेमेंट कर दी और मैंने यहाँ एक्सपेंस बुक कर लिया, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस एड्रेस पे हमने अपनी सब्सिडरीज कंपनी की रजिस्ट्रेशंस करा रखी हो। तो अगर हमने रजिस्ट्रेशंस करा रखी हैं तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ रेंटल की फॉर्म में जाएगा। सो वहां हमें एक इंपॉर्टेंट हमें एनालाइज करना है बेसिकली कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो बुक्स के अंदर गए हुए हैं एंड विच हैव बीन अपोर्शन्ड और विच हैव नॉट बीन अपोर्शन्ड, और इसका इंपैक्ट इन रिलेशन टू माय रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आ सकता है। सिमिलरली अगर मेरी एम्प्लॉय रिकवर, अगर मेरी बुक्स के अंदर सैलरी की फॉर्म में आ रहा है तो मुझे इंपॉर्टेंटली मैप आउट करना है कि क्या मेरी सीईओ सीएफओ जो ग्रुप एज अ होल चला रहे हैं उसकी क्रॉस चार्ज की फॉर्म में क्या हमने अपोर्शनमेंट कर रखी है, या सर्विसेज का हमने सब्सिडरी को चार्ज आउट कर रखा है या नहीं कर रखा। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू एनालाइज। Now coming to the next point, valuation between distinct persons and related parties. अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब अगर इनकी हम वैल्यूएशन की बात करें तो हमें दो तीन मेजर चीजों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, फर्स्ट, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर जीएसटी जो कहता है, देयर इज अ सेकंड प्रोवाइजो टू रूल 28 जो कहता है अगर रिसिपिएंट को पूरा क्रेडिट मिलना है तो आप इनवॉइस में कोई भी वैल्यू लगाओगे तो हम वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। और यही कंटेंशन अपीलेट एडवांस रूलिंग्स में भी अपहेल्ड हो गया है कि आप डायरेक्टली सेकंड प्रोवाइजर टू रूल 28 का बेनिफिट ले सकते हो। तो इनफैक्ट जो भी हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गारंटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम ये विदाउट कंसिडरेशन करते हैं तो इट इज बेटर कि हम एक कंसिडरेशन असाइन कर लें, एक इनवॉइस रेज कर लें। इनवॉइस के ऊपर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी अ वैल्यू विच विल बी अ करेक्ट वैल्यू एज पर जीएसटी लॉ, प्रोवाइडेड कि मेरे रिसिपिएंट को पूरा क्रेडिट मिलता हो। सो आई रिपीट, जहां मेरे रिसिपिएंट को पूरा क्रेडिट मिलता है इट इज बेटर कि मैं कोई एक इनवॉइस रेज कर लूं, रीजनेबल वैल्यू लिख के जीएसटी चार्ज कर लूं, लेट माय रिसिपिएंट टेक फुल क्रेडिट। Whereas there can be a situation where the credit is not available to the recipient. फॉर एग्जाम्पल मैं पावर कंपनी के बिजनेस में हूँ, होल्डिंग कंपनी ने एसपीवी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है, अगर होल्डिंग कंपनी जीएसटी चार्ज करती है कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर, एसपीवी कंपनी को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पावर बिजनेस में है। इन केसेस में सबसे बड़ा डिस्प्यूट रहता है कि हम वैल्यूएशन क्या लें। तो वैल्यूएशन के केसेस में जनरली एक कंसेप्ट आता है ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस या डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में मिलना मुश्किल है। तो उस केसेस में आप कॉस्ट प्लस 10% का मैकेनिज्म ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जब हम क्रॉस चार्ज की बात करते हैं, जैसे हेड ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्लांटों को, तो उसको क्रॉस चार्ज करना है। क्रॉस चार्ज कौन सी वैल्यू पे करना है? तो उस ऑफिस को चलाने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट किस फॉर्म में है? इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा, जो भी ऑफिस चलाने की कॉस्ट है प्लस 10% मार्कअप, वो वैल्यूएशन मैकेनिज्म हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें एक लार्जर डिस्प्यूट चल रहा है कि सैलरी क्रॉस चार्ज का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। लोग कहते हैं कि सैलरी इज एक्चुअली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसलिए वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। बट गवर्नमेंट ये ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या फ्यू एसोसिएशन टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं कि क्रॉस चार्ज में सैलरी इंक्लूड होगी नहीं होगी, एंड दे हैव टाइम एंड अगेन सेड कि इफ one office is providing services to another offices, you have to follow rule 28. So what do you mean by rule 28? Rule 28 simply means कि जो मेरा हेड ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मेरे रिसिपिएंट ब्रांचेस को, मेरे रिसिपिएंट प्लांट्स को, उस ऑफिस की जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट क्या होगी? एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, वो दोनों की दोनों कॉस्ट ऐड होंगी और अकॉर्डिंगली हमें क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जहां क्रेडिट मिलता है लोग प्रॉपर्ली क्रॉस चार्ज कर रहे हैं, जहां क्रेडिट नहीं मिलता वहां एटलीस्ट एक रीजनेबल वैल्यू का आप क्रॉस चार्ज कर लो। अगर आप बिल्कुल भी क्रॉस चार्ज नहीं करोगे तो ये सारी चीजें काफी डिस्प्यूटेबल होंगी। तो अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं, आप इन तीन चीजों का हमें बहुत ध्यान देना है कि जितनी भी मैंने रिकवरीज करी हैं उन सभी रिकवरीज पे मैंने टैक्स पे किया नहीं किया, जितनी भी मेरी रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन की ट्रांजेक्शन है सबके ऊपर टैक्स पे हुआ नहीं हुआ। अगर वो विद कंसिडरेशन है आप इजिली मैप आउट कर लोगे, वो विदाउट कंसिडरेशन है तो आपको वो ढूंढनी पड़ेंगी और उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है वैल्यूएशन का मुद्दा। वैल्यूएशन में क्रॉस चार्ज में सैलरी ऐड होगा नहीं होगा, वो सब एक ओपन मुद्दे चल रहे हैं, अभी भी उनका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। बट एक प्रोवाइजो टू रूल 28 है जिसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर पूरा क्रेडिट मिल रहा है तो आप उस प्रोवाइजो के थ्रू अपनी वैल्यूएशन कर सकते हो। एंड लास्ट, आपको नेटिंग ऑफ के ऊपर ध्यान देना है कि जो भी खर्चे अगर आपके नेट ऑफ हो रहे हैं, कई जगह एक्सपेंस से भी नेट ऑफ हो जाते हैं, रिकवरी में अलग से शो नहीं होते हैं, उसके ऊपर भी मेरा जीएसटी इंप्लीकेशन आ रहा है नहीं आ रहा while doing all your audits. Coming to the next question is the taxability of liquidated damages, notice pay, etc. Now there is a specific entry GST. It says agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act is leviable to GST.
तो मुद्दा आता है, डिपार्टमेंट क्या बोलता है, जो लिक्विडेटेड डैमेजेस या नोटिस पे आप रिकवर कर रहे हो ना, दिस इज एग्रीइंग टू द obligation to tolerate an act. You are actually tolerating the act of the customer of not, of the contractor of not completing the project on time. तो एज अ कस्टमर अगर मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लिक्विडेटेड डैमेजेस इंपोज करता हूं, डिपार्टमेंट आके क्या बोलता है कि आप कस्टमर हो, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने टाइमली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करी थी, सिंस उसने टाइमली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करी थी तो इस वजह से आप एलडी इंपोज कर रहे हो, यू आर टॉलरेटिंग हिज एक्ट of not completing the construction on time and allowing him more time, and hence the LD recovered by you is liable to GST. जितनी भी एडवांस रूलिंग जीएसटी के अंदर आई हैं, गवर्नमेंट ने 2 FAQs रिलीज करे हैं, हर जगह मोर एंड लेस उन्होंने बोला है कि एलडी के ऊपर देयर इज अ जीएसटी इंप्लीकेशन। वेयर जब हम सर्विस टैक्स में ट्रिब्यूनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल में हमारे पास कुछ फेवरेबल जजमेंट्स आई हैं, जहां बोल रखा है कि नोटिस पे, एलडी एक्सेट्रा के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि दिस इज नॉट इन द नेचर ऑफ सर्विस। इसमें एक केस के अंदर स्पेसिफिकली टॉलरेट एंड एक्ट वाली एंट्री, क्योंकि जो टॉलरेट एंड एक्ट वाली एंट्री जीएसटी में है, यही हमारी सर्विस टैक्स नेगेटिव लिस्ट में भी थी, इसको एनालाइज करते हुए बोला है कि स्टिल इट विल नॉट बी लायबल टू सर्विस टैक्स बिकॉज दिस इज नॉट इन द नेचर ऑफ सर्विस इटसेल्फ। Whereas when we see the foreign jurisprudence, क्योंकि ये जो हमने फ्रेज कॉपी किया है, agreeing to the obligation to refrain from an act to tolerate an act, ये सिमिलर फ्रेज आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलेगा, और इसी फ्रेज के ऊपर वहां पर मल्टीपल जजमेंट्स हैं, मल्टीपल जुरिस्प्रूडेंस है, और वहां पर बहुत ही सीधे शब्दों में क्या बोला गया है, व्हाट दे हैव सेड, दैट द पर्पस ऑफ दिस एंट्री इज दैट इट शुड बी अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट अ नेगेटिव एक्ट। आप जब लिक्विडेटेड डैमेज लगा रहे हो, इट इज नॉट दैट यू आर एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट, इट इज नॉट दैट यू आर एग्रीइंग कि तुम डिले करते रहो प्रोजेक्ट और एलडी देते रहो, इट इज वाइस वर्सा, दैट रादर यू हैव नॉट टॉलरेटेड हिज एक्ट ऑफ not completing the project on time, and that's why you're levying a penalty or a LD. This is exactly an opposite transaction. आप टॉलरेट नहीं कर रहे हो, वहां पर जो एंट्री एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट, ये एक पॉजिटिव एक्ट की तरह है, जब आप खुद एक परमिशन देते हो, ठीक है तो मैं टॉलरेट कर रहा हूं, मैं परमिशन दे रहा हूं, जैसे लाउड स्पीकर है, आप लाउड स्पीकर बजा लो, आई गिव यू परमिशन एंड यू गिव मी मनी फॉर दैट। This is not the case here. In case of LD penalty, you are imposing because you have not tolerated the act. So in my personal opinion also, these foreign jurisprudence will play an important role in India. जब ये मैटर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हायर लेवल्स पे जाएगा, तो देर आर हाई चांसेस कि एलडी और लिक्विडिटी डैमेजेस, नोटिस पे, इन सब के ऊपर जीएसटी इंप्लीकेशंस ना हो, एंड द जजमेंट इज इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर्स। बट अगर हम ऑडिट की बात करते हैं, जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं, आज की तारीख में तो डिपार्टमेंट का क्लियर कट कंटेंशन है कि इन सभी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट इज ऑफ द क्लियर व्यू। तो हम प्रैक्टिकली करें क्या? प्रैक्टिकली देयर आर 2 ऑप्शंस। जहां मैं एलडी पे टैक्स अगर मैं लगाता हूं, अगर मैं टैक्स पे करता हूं और आगे वाले रिसिपेंट को क्रेडिट मिलता है, एज practically we are advising client like instead of going into litigation, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करोगे then you are absolutely inviting litigation। जहां आपको क्रेडिट मिलता है, पे टैक्स, चार्ज जीएसटी, लेट द अदर पार्टी टेक क्रेडिट, और जहां हमें क्रेडिट नहीं मिलता और वहां अमाउंट अगर सब्सटेंशियल है देन वी कैन लिटिगेट। तो ये सेम एनालॉजी मेरी नोटिस पे वगैरह में भी लगेगी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट केस स्टडी इज द जीएसटी implications in case of bad debts, cancellation of service contracts, price revision, etc. Because of COVID, we all know कहीं ना कहीं हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। कैश फ्लोज किस टाइप से इम्पैक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट, मैंने सर्विसेज दे दी हैं, क्लाइंट से पैसा लेना है बट क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, इट मे अमाउंट टू बैड डेट्स। सेकेंड, क्लाइंट इज आस्किंग फॉर रिविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली, कि मैंने ऐसे अप्रैल में मैंने अपना ट्रेड टेनरशिप बिल 50,000 पर मंथ रेज कर दिया, मार्च में रेज कर दिया, जनवरी में रेज कर दिया, अब क्लाइंट आज आके बोलता है पिछले 4 महीनों का मेरा बिल रिट्रोस्पेक्टिवली रिवाइज करो, प्राइस नीचे करो। थर्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है रिट्रोस्पेक्टिवली, मैंने आज बिल रेज कर दिया, 2-3 महीने तक बिल रेज करता रहा और अल्टीमेटली वो आता है बोलता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड है। इन केसेस पे जो जीएसटी में ऑलरेडी जमा कर चुका हूं उसका क्या होगा? क्या वो जीएसटी में सरकार से वापस ले सकता हूं? इसके लिए वी हैव टू रेफर टू द 2 प्रोविजंस। फर्स्ट इज द क्रेडिट नोट प्रोविजन एंड सेकंड इज रिफंड प्रोविजन। जीएसटी में देयर इज सेक्शन 34 व्हिच सेज दैट in following situation you can issue a credit note and claim adjustment of GST whatever you have paid। तो हम क्रेडिट नोट इशू करके उसके ऊपर जीएसटी लगा के एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं जीएसटी का, जो भी मैंने जीएसटी मेन टैक्सेबल इनवॉइस पे कर रखा है। लेकिन क्रेडिट नोट आप लिमिटेड ही सिचुएशन में इशू कर सकते हो। पहली सिचुएशन, गुड्स रिटर्न, जहां एक्चुअल में सेल्स रिटर्न हो रही है।
सेकंड सिचुएशन कि मैंने गलती से एक्सेस टैक्स चार्ज कर दिया था जबकि कम करना था। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज चार्ज करने थे, मैंने गलती से 120 रुपए का इनवॉइस रेज कर दिया, देन आई कैन इशू अ क्रेडिट नोट ऑफ 20 रुपीज। थर्ड इज बिकॉज देर इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का मतलब कि आपने सर्विसेज उस क्वालिटी की नहीं दी जिस क्वालिटी की एक्सपेक्टेड थी। मैंने 100 रुपीज का बिल रेज किया, बट क्लाइंट आके बोलता है कि दीज आर द एरियाज वेयर यू हैव नॉट प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ गुड क्वालिटी, हेंस आई एम डिडक्टिंग 20 रुपीज, वी आर नीड नेगोशिएटिंग इट टू 80। तो जो 20 रुपए है उसके लिए मैं क्रेडिट नोट इशू करके जीएसटी एडजस्टमेंट ले सकता हूं। अब अगर हम अपनी सिचुएशन की बात करें तो जो हमने 3 सिचुएशन स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, पहला बैड डेट्स। तो क्रेडिट नोट के जो प्रोविजंस हैं वो बैड डेट्स को कवर नहीं करते हैं। तो आज की तारीख में अगर मेरा कोई बैड डेट हो जाता है, मुझे क्लाइंट से पैसा नहीं मिलता, व्हाट गवर्नमेंट सेज इज कि आपने सर्विस प्रोवाइड करी, आपने इनवॉइस रेज किया, फाइन एनफ, जिस टाइम आपने सर्विस प्रोवाइड करी तब आपकी कंसिडरेशन एग्रीड थी, तो सप्लाईज फॉर अ कंसिडरेशन। अल्टीमेटली वो पैसा आपको नहीं मिला, इससे आपको क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो जो भी हमने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया सरकार को वो सरकार के पास ही रहेगा। तो इनफैक्ट आपके लिए दो नुकसान है, एक तो बेस अमाउंट भी गया, पर ओवर एंड अबव उसके ऊपर जो जीएसटी आपने अपनी जेब से पे कर दिया वो भी चला गया, उसका एडजस्टमेंट्स का कोई प्रोविजन आज की तारीख में बैड डेट्स के केस में नहीं है। वेरेस जो हम बाकी केसेस की डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन इन प्राइस, कि आज मैंने 100 रुपीज का बिल रेज कर दिया और ऑफिसर आके और क्लाइंट आके मुझे बोलता है रिवाइज इट टू 80 एंड इशू अ क्रेडिट नोट ऑफ 20, तो रिडक्शन इन बेस प्राइस के लिए मैं आज क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं। इसके पूरे प्रोविजंस अवेलेबल हैं जीएसटी लॉ के अंदर। एंड थर्ड इज कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं। तो बैड डेट्स इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। प्रैक्टिकली आपको ये चेक करना है कि ग्राउंड लेवल पे आपके क्लाइंट्स ने बैड डेट्स के लिए क्रेडिट नोट इशू ना कर रखे हो। बहुत जगह हम देखते हैं कि एक सिचुएशन बैड डेट्स की होती है, वो क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, जीएसटी एडजस्टमेंट ले देते हैं, विच इज नॉट अलाउड। सेकेंडली जो आपको चेक करना है, और टाइम एंड अगेन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स भी काफी चेक कर रहे हैं कि क्रेडिट नोट इशू करने की एक टाइम लिमिट होती है। जब आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, टाइम लिमिट क्या होती है? सितंबर, लाइक 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं 1920 की बात कर रहा हूं तो 1920 में जो भी इनवॉइसेस रेज हुए हैं उसका क्रेडिट नोट में सितंबर 2019 तक रेज कर सकता हूं। तो हमें ये चेक करना है कि कोई क्रेडिट नोट अगर मैं अक्टूबर 2019 में मैंने रेज किया है, नवंबर 2019 में रेज किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ 1920 ट्रांजेक्शन, और उसके ऊपर जीएसटी एडजस्टमेंट लिया है, देन दैट इज रॉन्ग। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट एरिया, मेजर एरिया विच वी हैव टू सी। बैड डेट्स पे कोई मैंने बेनिफिट ना ले रखा हो। सेकंड इज मैंने विद इन द टाइमलाइंस क्रेडिट नोट इशू कर रखे हों। Okay. Now, next important question which is relevant during this COVID period is continuous supply. What will be the time of supply of monthly rentals or charges? Just to illustrate, let us take an example. Okay, हम being a chartered accountant, I am a retainer to my client. So what my contract says कि मैं उसको हर महीने services render करूँगा and I will raise an invoice at the end of the month to which the recipient of the services will make the payment by 7th of the next month. या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पे दे रखी है, आई हैव गिवन इट ऑन अ लीज और अ रेंटल बेसिस। आई वाज एज पर कॉन्ट्रैक्ट, आई वाज सपोज्ड टू रेज एन इनवॉइस इन एडवांस by in the first week of the month and the recipient was supposed to make the payment of that by 15th of that month. So अभी हमने दो केस लिए, एक में मैं रिटेनर हूं और आई एम रेंटर, आई एम पुट इन माय प्रॉपर्टी एज ऑन अ रेंटल बेसिस। दोनों केस में मुझे हर महीने इनवॉइस रेज करना था फॉर द सर्विसेज आई एम रेंडरिंग एंड ऑन ईच ऑफ देम आई वाज गेटिंग अ माय कंसिडरेशन। सो वेदर दिस इज अ continuous supply of services, we need to see what the definition states. So as per definition under GST, continuous supply of service is a service under which the services are rendered on a recurrent basis under a specific contract and these services are to be provided for a period exceeding 3 months. So अगर मैंने 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट करा है, मैंने अगर 1 साल का रिटेनर एग्रीमेंट करा है, so it was treated as a continuous supply of services under GST, or it was my duty or as per law at what time I was required to make the tax payment or I was required to issue the invoices through which I need to make my tax payments. So under GST, under continuous supply of services, there are basically 3 trigger points. One is the date of payment. Second is the provisions under which provisions of services as per the milestone mentioned in the agreement. Third is the invoice date as mentioned under section 31. So अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो जहां पर मुझे मंथली बिलिंग करनी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड था, and on the basis of that contract it was my duty that I should raise an invoice on monthly basis and
On the basis of that invoice, I was supposed to make the tax payment in the subsequent month. But now coming to this COVID period, जहां पर फ्रॉम द अप्रैल मई जून का बहुत सर्कमस्टेंसेस, बहुत केसेस हुए हैं जहां पर रेंटल्स पे डिस्प्यूट आए हैं और हमने रेंटल इनवॉइसेस रेज नहीं करे हैं, बिकॉज वी आर नॉट सर्टेन के tenant would pay the amount back to me, or whether tenant was using that property, या उसका कोई सेटलमेंट होगा 3 months down the line. Same is with the retainership contract. अगर मैंने कोई रिटेनर, मेरा I was handling a retainer, तो मुझे नहीं पता कि हमने उसको कितनी सर्विसेज दी, अगर हम, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी मैंने अपने क्लाइंट को सर्विसेज भी रेंडर ना करी हो, जो सर्विसेज मैंने अभी रेंडर नहीं करी माइट बी पॉसिबल मैं उसको सर्विसेज जुलाई में रेंडर करूं. ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे बोले कि जी ये 3 months की आपको, आई विल नॉट मेक एनी कंसिडरेशन पेमेंट, आई विल मेक द पेमेंट स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो रिडक्शन करे अमाउंट. सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि टू बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो पैंडेमिक, ये हो सकता है कि the basically myself as a professional and my client, we both have an arrangement, an oral arrangement stating that I reduce my fees to 50%, and to that amount I will raise an amount from the month of April, May, June in the July month. That might be we have discussed orally or we have settled commercially independently. So क्या होगा कि हमने एक हिट ले लिया और हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम आई विल चार्ज दिस अमाउंट एंड आई विल रेज द अमाउंट इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट दिस अमेंडमेंट वी हैव नॉट कैरिड आउट इन आवर कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर हम ये अमेंडमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालेंगे तो व्हाट इज द रिपरकेशंस? ऑन अ लेटर स्टेज जीएसटी ऑफिशियल्स और द ऑडिटर्स might state that the continuous supply of services time of supply was triggered in the month of April itself, as per the agreement it was supposed to be raised in the month of April. So क्या होगा, अप्रैल मई जून तीनों महीने का एज पर कॉन्ट्रैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई उसी मंथ उसी डेट्स पे रेसिप्रोकेटिंग डेट्स पे हिट करेंगे, और आई वाज सपोज टू रेज द इनवॉइसेस एंड आई वाज सपोज टू मेक द पेमेंट ऑन द ओरिजिनल कंसिडरेशन मेड और एग्रीड बिटवीन बोथ ऑफ अस, और उस पर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा. सो इट इज एडवाइजेबल कि जो भी हमने ओरली डिसाइड करा है फॉर दीज 3 months और 6 months, वी शुड हैव एन अडेंडम और अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट स्टेटिंग के इन 3 months के अंदर दिस इज द पोजीशन विच वी हैव एग्रीड कि कंसिडरेशन हमने 50% स्लैश डाउन करा है, 40% स्लैश डाउन करा है. सो वी शुड मैप आउट द कंसिडरेशन as well as the time at which I will receive the consideration, or I shall raise my invoice for the purpose of receipt of the consideration. So it is very important कि हमें ये दोनों चीजें consideration as well as time, किस टाइम पे मुझे वो इनवॉइस ट्रिगर करना है, ये दोनों हम एग्रीमेंट के अंदर अडेंडम की फॉर्म में या सप्लीमेंट्री की डीड की फॉर्म में एंटर करके we should put that in our records to avoid the interest and the penalties or the extra tax on a later stage of time. So in short, अगर मैं कोई रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जहां मुझे मंथली बिल रेज करने थे एज पर द एग्रीमेंट, वेयरएज ड्यूरिंग कोविड पीरियड में 4-4 महीने बिल रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं 5 महीनों का बिल सीधा बाद में रेज करूंगा, 6ठे महीने बाद मैं कंसिडरेशन चेंज करूंगा, जो भी आप डिसाइड करते हो आपको अपने एग्रीमेंट में अमेंडमेंट करना है, या मेल में आपको एक मेल एक्सचेंज कर लो जिसमें ये दोनों के बीच में राइटिंग में कम्युनिकेटेड है कि हमारी कंसिडरेशन रिवाइज हो गई है और मेरा बिल रेजिंग का पैटर्न भी रिवाइज हो गया इस पीरियड के लिए, सो दैट वी आर सेव फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. और इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट सारे कॉर्पोरेट्स आज की तारीख में यही काम कर रहे हैं. Next important issues are related to input tax credit. Input tax credit is the heart of GST. And we have to make sure that whatever are the conditions of input tax credit we are complying with. तो इसमें हम अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हम जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट हैंडल कर रहे हैं, उसमें से किस तरीके से डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट को एनालाइज कर रहे हैं. The first important condition of taking credit is that I should have a valid document in hand. So in fact, what we are seeing is that they are actually coming and physically checking all the physical documents and all the invoices, and they are checking 3-4 things. First, whether all the conditions which are required, all the particulars which are required to be mentioned on the invoice are mentioned or not. So I should make sure कि जितने भी invoice ये particular document जो मैं accept कर रहा हूँ as a recipient, जो supplier issue करता है, उसमें सारे particulars mentioned हो, और at least ये 5
पर्टिकुलर्स तो मेंशन होने ही चाहिए. देयर इज अ रिलैक्सेशन गिवन अंडर रूल 36 व्हिच सेज दैट अगर ये 5 पर्टिकुलर्स, डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी ऑफ द सप्लायर recipient and place of supply, if these 5 particulars are mentioned, then it's a valid document for availing the credit. So that's the first part, that I should have a proper system to ensure that all the particulars are mentioned. Second problem areas which we have seen are in respect of airline invoices or banking and financial services invoices. जनरली एयरलाइन इनवॉइसेस में होता क्या है, आप टूर ऑपरेटर से एक टिकट बुक कराते हो, तो टूर ऑपरेटर हो सकता है आपको अपना इनवॉइस दे. वो अपनी इनवॉइस कैसे देगा? 10,000 रुपीज रीइंबर्समेंट, 500 रुपीज कमीशन एंड जीएसटी ओवर एंड अबव कमीशन. वो अपना इनवॉइस देता है, उस इनवॉइस के बेसिस पे जो कमीशन पे जीएसटी आप उसका क्रेडिट ले सकते हो. लेकिन एयरलाइन, जो एयरलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, आज की तारीख में सारी एयरलाइंस अपना टैक्सेबल इनवॉइस इशू कर रही हैं. तो आपको इसमें दो चीजें इंश्योर करनी है. पहला कि एयरलाइन आपके नाम पे टैक्सेबल इनवॉइस इशू करे, उसके लिए आपका टूर ऑपरेटर अपने एयरलाइंस को आपका जीएसटी नंबर पास ऑन करे. तो मोस्टली अगर आप टू ए अपना डाउनलोड करोगे और आपने अपना अगर जीएसटी नंबर एयरलाइंस को दे रखा होगा, यू विल सी दैट एयरलाइंस लाइक इंडिगो, स्पाइसजेट, एवरीबडी इज filling their GST oven, and you will see in your 2A airline invoices. But the fact that you are getting in airline invoices in your GST 2A, that is online portal, is not sufficient. उसकी हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए. हमने कहीं जगह ये ऑब्जर्व किया है कि क्लाइंट्स अपने टूर ऑपरेटर्स के थ्रू ये हार्ड कॉपीज कलेक्ट नहीं करते हैं. प्लीज नोट की कंडीशन ऑफ टेकिंग क्रेडिट इज that you should have a valid document. अगर वो 2A में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके पोर्टल के अंदर, that is not sufficient. आपके पास एक valid document होना चाहिए. So that is something which we have to ensure that my airline invoices copies are with me. Similarly with banking and financial institutions, हमने कई जगह बैंक्स में देखा है, हर बैंक्स की अपनी पॉलिसीज है. कुछ बैंक स्टेटमेंट को ही टैक्सेबल इनवॉइस मांगते हैं, कुछ बैंक्स हर टैक्सेबल इनवॉइस अलग अलग इशू करते हैं चार्जेस वाइज. जो प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, उसके वो टैक्सेबल इनवॉइस अलग से इशू करते हैं. तो हमें इंश्योर करना है कि जो 2A में बैंक्स ने अपलोड करे हैं इनवॉइसेस, उनका जो सीरियल नंबर है, उन्हीं इनवॉइसेस की हार्ड कॉपी मेरे पास हो. कई जगह हमने देखा है कि क्लाइंट्स के पास जनरल बैंक एडवाइस होगी, जनरल स्टेटमेंट होगी, बट टैक्सेबल इनवॉइस नहीं होगा. तो बैंकिंग एंड एयरलाइन के अंदर खास कर हमें ध्यान रखना है कि जो 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो मेरे हार्ड कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस जो मेरे पास हैं, ये दोनों चीजें अवेलेबल हो और दोनों आपस में मैच कर रहे हो. Apart from that, a very important point to note is that I should have an original copy of invoice which is duly signed. Photocopy of the invoice or something called computer generated invoice. कई जगह invoices ऐसा आता है जिसमें लिखा होता है, लोग एक्सेल में ही जनरेट कर लेते हैं और लिख देते हैं दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनवॉइस के अंदर या तो मैनुअल सिग्नेचर हो या मेरा डिजिटली साइंड इनवॉइसेस हो. अगर आपका खाली कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है या फोटोकॉपी ऑफ इनवॉइस आपके पास है, आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस नहीं है जो ड्यूली साइंड है, डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल पे डिनाई कर रहा है, ऑब्वियसली दीज आर प्रोसीजरल इश्यूज. आप लड़ सकते हो, आपको 101% ट्रिब्यूनल से रिलीफ भी मिलेगा, बट द इंटेंट इज टू अवॉइड ऑल दीज इश्यूज. सो एज अ कंसल्टेंट, एज अ ऑडिटर, आई शुड चेक द वेंडर वाइज, एक एक सैंपल कॉपी अपने वेंडर्स की ले ली और चेक कर लिया कि वो सारे इनवॉइसिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, सारे पर्टिकुलर्स कर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, वो फोटोकॉपी तो नहीं है, ड्यूली साइंड है नहीं है. आपके कितने वेंडर्स होंगे? मोस्ट ऑफ द एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है, वेयर इन वेंडर्स में रन इनटू थाउजेंड्स, जिसमें आप मेजर 100, मेजर 150, मेजर 200 वेंडर्स निकाल के एक एक इनवॉइस चेक कर सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज ओनली वन पार्ट. सेकंड पार्ट इज I also need to check whether my supplier has paid the taxes or not. One of the condition for taking credit is that my supplier must have paid the tax. अब सप्लायर ने टैक्स पे किया नहीं किया, आपको पता कैसे चलेगा? जब वो जीएसटी 1 अपलोड करता है, उसमें जो इनवॉइसेस अपलोड करता है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 2A में आती हैं. वो इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 2A में आती हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो मैंने 3B में क्रेडिट ले रखा है और जो 2A में इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट होके आ रही हैं, वो आपस में मैच कर रही हैं. कई बार प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि जो 2A में इनवॉइसेस कुछ एरर के साथ आती हैं. एरर किस टाइप का कि आपने 3B में 100 रुपए का क्रेडिट अपलोड ले रखा है, बट 2A में इनवॉइसेस 110 रुपए का आ रहा है. तो अगर इनवॉइस का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, नो इश्यूज, वेयर इनवॉइस का अमाउंट अगर कम है, 90 रुपए है, तो दैट 10 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज मिसमैच. सिमिलरली देयर विल बी सर्कमस्टांसेस जहां 2A में इनवॉइस आ ही नहीं रहा. तो आप जब ऑडिट कर रहे हैं, जीएसटी ऑडिट एटसेट्रा, ऑब्वियसली 2A 3B reconciliation is a very important part which we have to undertake, and after doing that you come across that there are 100 vendors जिसने 2A में अभी तक अपलोड नहीं किया है. तो उसका हम क्या करें? इशू अराइज होता है, क्या हम उसका रिवर्सल करा दें क्रेडिट का अपने बुक्स में? एज एन ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर और एज ए नॉर्मल ऑडिटर, व्हाट शुड वी डू दैट आई हैव टेकन द क्रेडिट इन 3B बट माय सप्लायर हैज नॉट अपलोडेड, इट इज नॉट कमिंग इन 2A.
द आंसर टू दैट इज फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये चेक करना है अपने वेंडर से कि क्या ऐसा तो नहीं कि आपके 2A में तो इनवॉइसेस आ नहीं रहा बट उसने 3B में टैक्स पे कर दिया है। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जिसने 3B में टैक्स पे कर दिया है बट टू इन जीएसटी 1 में अपलोड करते हुए उन्होंने B2B की जगह B2C में अपलोड कर दिया, उन्होंने जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, कुछ प्रोसीजरल एरर कर दिया। टिल द टाइम दे हैव पेड इन 3B, आप उनसे एक अंडरटेकिंग ले लीजिए कि उन्होंने इस पर्टिकुलर इनवॉइस का टैक्स 3B में पे कर दिया है, जीएसटी 1 के अंदर अपलोड करना रह गया या गलती से गलत तरीके से अपलोड हुआ है इसलिए ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में हमारे ऊपर रिवर्सल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली द टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट एंड दिस अंडरटेकिंग शुड सफाइस। सेकेंडली, ऐसे वेंडर्स जो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, ना उन्होंने जीएसटी 1 में अपलोड कर रखा है, ना जीएसटी 2A में मेरे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ना वो मेरी बातों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मैं उनको पूरा पेमेंट कर चुका हूँ, उस केस में क्या मुझे रिवर्सल करना है? जब हम 17-18 और 18-19 और 19-20 इन 3 सालों की बात करते हैं, हर साल का अलग अलग इम्प्लीकेशन है। जनरली 17-18, 18-19 तक जब तक हमारा 36(4) इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, हम एक आर्गुमेंट, लार्जर आर्गुमेंट ये ले सकते हैं कि अभी तक आपका आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जीएसटीआर 1, 2, 3 जो मिसमैच की बात करता है वो सेक्शन 42, 43 के अंदर है। जो हमारा मिसमैच रिवर्सल के प्रोविजन है वो जीएसटीआर 1, 2, 3 की बात करते हैं कि आप 1 भरो, 2 में ऑटो पॉपुलेट होगा, फिर 3 में होगा, 1, 2, 3 हम सबको मालूम है बेंच में आ चुका। तो इंडस्ट्री एक लार्जर प्रोपोजिशन क्या ले रही है, क्योंकि 1, 2, 3 बेंच में आ गया है इसलिए मुझे अभी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्सल वाला प्रोविजन अभी इफेक्टिव ही नहीं हुआ, क्योंकि रिवर्सल वाला प्रोविजन तभी इफेक्टिव होगा जब 1, 2, 3 इंप्लीमेंट होगी। आप वो स्टैंड ले सकते हो, आप टाइम बाय कर सकते हो, बट डाउन द लाइन वी विल ऑल फेस डिस्प्यूट। तो जहां क्लाइंट बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, आप रिवर्स नहीं करते हो, डिपार्टमेंट आपसे रिवर्सल मांगेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आप टेक्निकल ग्राउंड पे लड़ोगे, आप अल्ट्रा वायरस के ग्राउंड पे लड़ोगे, वो सारी फाइट्स करोगे एंड वी हैव टू वेट एंड सी हाउ जूरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व। बट जहां आपके वेंडर आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एटलीस्ट उनसे अंडरटेकिंग ले लो कि उन्होंने टैक्स पे कर दिया है, तो 3B में तो आप उनसे अंडरटेकिंग लेके रख लीजिए। इन फ्यूचर कोर्स एटलीस्ट प्लीज नोट कि फ्यूचर कोर्स में आप अपने कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स बहुत अच्छे से डिफाइन करें और उसमें स्पेसिफिकली लिखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग जीएसटी 1 एंड कंप्लाइंग विद जीएसटी कंडीशंस इज ऑन द वेंडर्स। इफ दे आर नॉट कंप्लाइंग दे आर लायबल टू रिवर्स, they are liable to reimburse you the GST as well as the interest and penalty amount. So that is also an important area which we should focus on. And next is a very important concept which is coming. So as of now we are aware about a concept called GSTR 1 and GSTR 3B. इसके बाद हमने एक concept समझा था, न्यू रिटर्न्स आ रही थी RET1। RET1 के अंदर Annex 1 और Annex 2 था। ये न्यू रिटर्न RET1, RET2 सब डेफर कर दिए हैं। It is already signed by the Finance Minister and the new returns have been deferred, and now what they are coming with is a new concept of GSTR 2B। 2B के अंदर क्या होगा कि जो भी इनवॉइसेस आपके पास ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी, उन इनवॉइसेस को आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट या पेंडिंग करना पड़ेगा पोर्टल के अंदर। तो 2 महीने के अंदर ये सिस्टम भी आ रहा है। तो इट इज एडवाइजेबल कि फ्यूचर के अंदर जैसे ही सिस्टम इंप्लीमेंट होता है 1-2 महीने के अंदर, ये बहुत ही जल्दी इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो उस केस में आप अपने वेंडर से पेमेंट टर्म्स इस तरीके से रखो कि जब आप इनवॉइस एक्सेप्ट कर रहे हो तब आपने उसको पेमेंट करी है। तो आपको अल्टीमेटली वेंडर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको हर टाइप के वेंडर मिलेंगे जिससे आप नेगोशिएट कर सकते हो, जिससे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है कि वेंडर मैनेजमेंट कैसे करा जाए, अलग अलग प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशंस, किसमें रिवर्सल होंगे, किसमें नहीं रिवर्सल होंगे। तो ये आज भी 3 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। अभी भी इसमें अलग अलग टाइप की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, अलग अलग टाइप के डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व है। Now, as pointed out by Tushar, the conditions for availing input tax credit. So, अगर हम बात करते हैं what is the implications for non payment to vendors अगर हम अपने vendors को payment timely नहीं करते। So one of the condition for availing the ITC is that the assessee should have made the payment to the vendor within a period of 180 days from the date of invoice. If he fails to make the payment within a period of 180 days, then he have to reverse the ITC availed on that invoice along with interest. Important point here to note is the definition states fails to pay. To illustrate it, let's take an example. मैंने एक सर्विसेज ली या मैंने गुड्स लिए जिसमें मैंने उसको 100 रुपए देने थे, और एज पर एग्रीमेंट आई वाज सपोज टू मेक अ पेमेंट ऑफ 25 एट द 25 विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months, 25 विद इन अ पीरियड ऑफ further 2 months, and 25 within a period of further 2 months, and less 25 at the end of 1 year. So I was supposed to make 75 rupees payment within a period of 9 months and rest 25 rupees at the end of 1 year from the date of invoice. Now question here arises, 180 दिन बाद
मैंने 180 दिन के बाद मैंने 100 रुपए की इनवॉइस की 75 रुपीज की पेमेंट कर दी, 25 की पेमेंट नहीं करी। क्या वो 25 रुपए पे मुझे आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट थी? द क्वेश्चन एज पर section 16 it clearly states fails to pay. What does the failure to pay means? As per earlier judgments under the commercial litigations also, failure to payment means that there was an obligation over me and I was supposed to make that payment. जो पेमेंट मुझे एक साल बाद करनी है, 25 रुपए जो मुझे एक साल बाद पे करने हैं, whether I was under an obligation to pay that amount? Answer to this is no. I was never under an obligation to make that, to pay that amount to my vendor. So जब मेरी वो obligation ही नहीं है 25 रुपए पे करने की, so how can I fail to pay? There was no failure to pay at my account. So this is a judgment which is yet to be tested in the GST law, but as per our opinion, this is something which we can challenge or which we can take a plea in respect of our cases when the AO comes that we have not made the payment. क्योंकि assessing officers are of a larger view, they are scrutinizing whether the creditors have been made to pay within a period of 180 days or not. If not, they are asking us to reverse the ITC along with interest. Now coming to the main question of retention money. In all types of EPC contracts, generally what we have a clause that the assessee or the recipient shall withhold an amount as a retention money, maybe 10%, 7.5%, 15% of the total contract value, and it shall be paid after a period of 1 year based on the performance of the work done. So अगर हम generally बात करें, what is the retention amount? Retention amount is actually a security deposit held by the recipient for the purpose कि जो supplier या vendor ने काम करा है, whether that work is as per the performance parameters as specified in our BOQ. So अगर हम बात करें, retention money can be paid in 3 ways. One is through a performance guarantee. अगर वो परफॉर्मेंस गारंटी मुझे दे देता तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग द रिटेंशन मनी, आई वुड हैव पेड दैट अमाउंट इटसेल्फ. सेकंड इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट. थर्ड वुड बी सिक्योरिटी डिपॉजिट. हियर मींस कि उसने मुझे 10 रुपए या 15 रुपए जो भी रिटेंशन अमाउंट था वो मुझे अलग से पेमेंट कर दी और आई हैव क्लियर्ड हिज अमाउंट, आई हैव पेड हिज इनवॉइस अमाउंट इन फुल. थर्ड इज the transfer entry from the credit sundry creditor account to the retention account. तो अगर हम इसको समराइज करते हैं तो रिटेंशन मनी जो रिसिपिएंट लेता है दैट इज ओनली फॉर हिज सेफ्टी, कि जो काम हुआ है इट वर्क्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए उसकी सेफ गार्डिंग मेजर्स के लिए ही इज होल्डिंग एन अमाउंट फ्रॉम द इनवॉइस अमाउंट टू कीप इट एज अ रिटेंशन मनी. Otherwise, he could have taken a performance guarantee or a security deposit. In a larger sense, we can say that this retention money was held as a security deposit only. Here, we can also rely upon Hindustan Zinc Limited Hindustan Zinc Limited order, which was issued in earlier regime, that is service tax, where also there was a condition that the invoice need to be paid in full for the purpose of making availment after a certain period of time. So keeping in that, keeping this case study in view that the same will follow in GST regime also, we can always take a plea that retention money, while holding the retention money, there is no requirement of reversal of ITC along with interest. Rather, we are eligible to take the ITC. In addition, in respect of retention money, we can always take that fails to pay provisions which we discussed earlier, that this was never my obligation to pay that amount. Most important thing here is, while holding the amount as a retention money, the recipient should pass an entry in the books of accounts from sundry creditors to the retention account. He should not leave that amount payable as a sundry creditor itself. Otherwise, there might be a question raised by AO that this was never held as a retention money, whereas it was held as a
payment to a particular invoice. तो इनफैक्ट जब हम अपने क्लाइंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, चाहे हम स्टैट्यूटरी कर रहे हो, जीएसटी कर रहे हो, टैक्स ऑडिट कर रहे हो, वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यू एड टू द क्लाइंट. ऑब्वियसली जब हम जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी इंप्लीकेशंस हम हर ट्रांजेक्शन में जीएसटी के एंगल से ही देखेंगे. जब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की या टैक्स ऑडिट की, वहां हमें एक ब्रॉडर लेवल पे जीएसटी के एक्सपेक्ट्स देखने हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. बट ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां आप अपने क्लाइंट्स को वैल्यू एड दे सकते हो. जैसे रिटेंशन मनी में रिवर्सल नहीं करना, उसके लिए एक प्रिकॉशन क्या रखना है कि आप सन्ड्री क्रेडिटर्स मत खड़े कर छोड़ो, आप उनको पूरा पेमेंट दिखा के रिटेंशन अकाउंट में अलग से अमाउंट ले जाओ, विच इज विल बी वेरी गुड टू लिटिगेट इन फ्यूचर. Now, next point is a very general question, which is in fact asked by everybody. कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी हम अपने ऑफिस के यूज के लिए बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री अपने इंटरनल यूज के लिए बना रहे हैं, रेंटिंग के पर्पस से बना रहे हैं, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ, उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज लग रहे हैं, उसका क्या क्रेडिट मिलेगा? तो जीएसटी के अंदर देयर इज अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल. देयर इज सेक्शन 17(5)(c) एंड 17(5)(d). ये सेक्शन बोलता है कि आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज जो आपने प्रिक्योर कर रखी हैं, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा इफ दीज आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी. अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, ऑन योर ओन अकाउंट बनाते हो और वो फर्दर सेल के लिए नहीं है, तो आपका इसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता. तो लास्ट 3 इयर्स में हमने इसके अंदर 3 टाइप की जूरिस्प्रूडेंस देखी है. पहला, ओन अकाउंट का मतलब क्या है कि क्या मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी में अपने लिए बना रहा हूँ, ऑन माय ओन अकाउंट. अगर मैं अपने ऑफिस के लिए बना रहा हूँ, अपनी फैक्ट्री बना रहा हूँ, जहां पर मैं प्लांट लगाऊंगा, इज इट ओन अकाउंट? अगर मैं रेंटिंग के लिए बना रहा हूँ, इज इट स्टिल ऑन माय ओन अकाउंट? और अगर मैं सेल करने के लिए बना रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी डेवलपर की तरह, तो क्या ऑन एंड ओन अकाउंट? किस सिचुएशन में मैं ऑन एंड ओन अकाउंट बोलूंगा? दूसरा डिस्प्यूट जो हमने देखा है लास्ट 3 इयर्स में कि प्लांट एंड मशीनरी का क्या मतलब है, कि क्योंकि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड सर्विसेज ले रहे हो, उसका आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा. तो व्हाट यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी? थर्ड इज, क्या इमूवेबल है, क्या मूवेबल है? इसके ऊपर हम 5 मिनट लगाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्या क्या क्रेडिट मिलेगा और क्रेडिट प्लानिंग हमें किस तरीके से करनी है और क्या क्या चीजें चेक करनी है ऑडिट करते हुए. सबसे पहले ऑन हिज ओन अकाउंट का अगर हम बात करें, तो देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन द केस ऑफ सफारी रिट्रीट, उड़ीसा हाई कोर्ट. इस केस में टैक्स पेयर्स वाज कंस्ट्रक्टिंग अ शॉपिंग मॉल एंड व्हिच वाज रेंटेड आउट ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी. द इशू बिफोर द कोर्ट वाज कि इस शॉपिंग मॉल को कंस्ट्रक्ट करने में जो प्रोक्योरमेंट पे जीएसटी पे हुआ है, उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा. Odisha High Court said that ultimately a taxpayer is making a mall and renting it out and paying GST on that. The purpose of GST is to avoid cascading effect. Accordingly, section 17(5)(d, जो मेरा negative list of credit का section है, it has to be read down and a credit has to be allowed to the taxpayer. So as per the Safari Retreat Private Limited judgment, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बनाते हो जिसको आप रेंट के ऊपर चढ़ाते हो, तो आपने उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई भी जो क्रेडिट लिया है, कोई भी क्रेडिट लिया, वो पूरा का पूरा क्रेडिट मिलेगा एज पर दिस जजमेंट. इसके अगेंस्ट एसएलपी फाइल हो चुकी है, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. इन माय हम्बल सबमिशन, इफ यू एक्चुअली टेक द स्टैंड which is given by the honorable high court with all humbleness as correct, then it will have a very wide implications. To my mind, the definition of on my own account, जब 17(5)(d) में जो वर्ड्स है on my own account, it is very wide. और अगर मैं कोई प्रॉपर्टी स्टोरेज के पर्पस के लिए या रेंटिंग के पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तब भी वो ऑन माय ओन अकाउंट मानी जाएगी और मुझे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. इनफैक्ट डिपार्टमेंट का भी हमेशा से क्लियर कट व्यू रहा है कि इसके ऊपर कभी भी टैक्स पेयर्स को क्रेडिट नहीं मिलेगा जो सिविल कंस्ट्रक्शन वो कर रहा है रेंटल पर्पस से. सिमिलरली, जैसे ही जजमेंट आई थी, तो क्रेडाई नेशनल, मतलब द रियल एस्टेट एसोसिएशन, इनफैक्ट वी विल सी देयर आर सो मेनी डेवलपर्स हु आर वर्किंग ऑन रेंटल मॉडल्स, दे बिल्ड कमर्शियल बिल्डिंग एंड रेंट इट आउट. तो काफी रियल एस्टेट डेवलपर्स गवर्नमेंट के पास गए, जीएसटी पॉलिसी विंग के पास गए, वहां इस इशू को डिस्कस किया, एंड देयर आल्सो इट वाज डिस्कस कि द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज नेवर टू अलाउ द क्रेडिट ऑन रेंटल पार्ट्स, that if you are renting something then you will not be allowed the credit of civil construction. तो इस जजमेंट को रिलाई करने का मतलब है कि हम अपने आप में एक नेक्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन अराइज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इस जजमेंट की जो रीजनिंग है दैट इज आल्सो नॉट सो इन डेप्थ and the issue is really big. So in my humble opinion, it will be very difficult to avail credit on construction of immovable property which is used for rental purposes. But please note, the restriction is only in respect of civil construction. जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी बनाता हूँ रेंटल के लिए, तो मैं 3 चीजें का काम करता हूँ. एक सिविल वर्क का काम होता है जिसमें मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ.
दूसरा होता है मैं प्लांट एंड मशीनरी लगाता हूँ, जैसे एचवैक सिस्टम हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम हो गया, डीजी सेट हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए। थर्ड होता है मेरा मूवेबल आइटम्स लाइक फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, लाइट्स एक्सेट्रा। तो जो ग्लॉ में रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर मैं रेंटल के लिए भी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ और हम उड़ीसा हाईकोर्ट का हेल्प भी नहीं लें, without going into the without paying reliance on Odisha High Court, still I can get credit of whatever I am procuring as plant and machinery as well as movable items. तो it is very essential कि जो मेरा सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट है, जब मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सेकंड जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड जो मेरा मूवेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं सेपरेट परचेज ऑर्डर्स दूं, सेपरेट वर्क ऑर्डर दूं और उनके सेपरेट इनवॉइसेस रखूं। तो जो प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाई कर जाएंगी जैसे एचवैक, डीजी सेट, फायर एक्सटिंग्विशर, उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। फिर जितने भी मूवेबल आइटम्स है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल आइटम्स एक्सेट्रा, उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। बट सिविल का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, सिविल वर्क का। प्लीज इंश्योर आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए अपने वेंडर को एज अ ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर बिल्डिंग। उसमें देयर कैन बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड डिपार्टमेंट कैन कम एंड कंटेंट कि वो सिंगल सप्लाई दे रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर बिल्डिंग, इसलिए क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाइफरकेट योर कंस्ट्रक्शन बीओक्यू इनटू डिफरेंट वर्क ऑर्डर्स and have separate invoices on those items on which credit is available and separate invoices for those items on which credit is not available. It is very important. And in fact, like what another question which is asked is, sir, you are advising don't rely upon safari retreat, don't take credit of civil construction. What if Supreme Court tomorrow down the line gives a favorable order in favor of taxpayer? अगर 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इसको फेवर में डिसाइड कर देता है, वेदर यू एग्री और नॉट, वी हैव टू अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रेंटल्स में भी क्रेडिट मिलेगा, और तब तक मेरा क्रेडिट का टाइमलाइन लैप्स हो चुका होगा, क्योंकि क्रेडिट लेने का एक टाइमलाइन है, वो लैप्स हो चुका होगा। तो उस टाइम में क्या करूंगा? तो उस सिचुएशन के लिए जहां आप इस मैटर को लिटिगेट करना चाहते हो, कुछ टैक्स पेयर्स क्या कर रहे हैं, वो आज अपने 3B में सिविल कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट लेके रिवर्स कर देते हैं सेम मंथ में। तो अपने सेम मंथ में ऊपर क्रेडिट लिया टेबल नंबर 3 में, और नीचे टेबल नंबर 4 में रिवर्स कर दिया। तो जब आप रिवर्स कर देते हो, उसके बाद जब रिक्लेम करते हो कोई भी क्रेडिट, कल को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है फेवर में और आप रिक्लेम करना चाहते हो, तो रिक्लेम करते हुए कोई टाइम लिमिट नहीं लगती है। तो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग, प्लांट एंड मशीनरी का वो क्रेडिट लेते हैं, मूवेबल आइटम्स का लेते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन का वो क्रेडिट नहीं लेते हैं, लेके रिवर्स कर देते हैं, ताकि वो उनके पास एक ऑप्शन हमेशा खुला रहे कि फ्यूचर में कभी भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फेवर में आती है, देन दे कैन टेक क्रेडिट। सो एज एन ऑडिटर आई हैव टू चेक कि जो भी मैंने सिविल कंस्ट्रक्शन करवाई है पिछले टाइम में 18, 19, 19, 20 एक्सेट्रा में, उसका क्रेडिट ठीक तरीके से लिया है या नहीं लिया, किसका अगर मैंने क्रेडिट ठीक तरीके से नहीं लिया तो क्या क्या एडिशंस बनती है। इवन द इम्पैक्ट लाइक व्हेन वी आर डूइंग ऑडिट, इट्स नॉट ओनली दैट वी हैव टू फाइंड मिस्टेक दैट दे हैव टेकन रॉन्ग क्रेडिट, the intent is also to find out the opportunity. Sir, you have not taken credit, rather this is the way you could have structured and taken credit. At least keep these things in mind for your future transactions. So it's both the opportunities as well as the gray areas which we have to find out. The next issue which is generally being discussed is the credit on sanitizer, mask, thermometers being purchased by the employer for their employees. हर ऑर्गेनाइजेशन में हम देख रहे हैं कि ये सारे आइटम्स परचेज हो रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑर्डर आया है उसमें इट इज मैंडेटरी टू हैव ऑल दोज थिंग्स। द इशू विच अराइजेज इज, क्या इन सब की परचेज के ऊपर हमें क्रेडिट मिलेगा? व्हेन वी सी सेक्शन 16, section 16 says that I will get the credit if the expenditure is in the course of my business, just like what is in income tax section 37 जिस तरीके से इनकम टैक्स में वर्डेड है और वो बिजनेस और कमर्शियल एक्सपेंडेंसी का प्रिंसिपल ले डाउन करता है, सेम वे जीएसटी में भी सेम वर्डिंग है। सो नो डाउट ये मेरे बिजनेस के पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने स्पेसिफिकली ऑर्डर निकाल रखा है, इट विल फॉल अंडर सेक्शन 16। नेक्स्ट इशू इज, क्या ये मेरी नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज में कवर्ड है? तो नेगेटिव लिस्ट में एक स्पेसिफिक एंट्री है, इट सेज आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। इफ यू आर यूजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। क्या हम ये कह सकते हैं कि जब इंप्लॉइज फेस मास्क, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, दिस इज मेंट फॉर पर्सनल कंजम्पशन? टू माई माइंड जब हम ये एंट्री नेगेटिव लिस्ट की एंट्री जीएसटी में देखते हैं, पर्सनल कंजम्पशन has to be read vis-a-vis the kind of taxpayer। एक टैक्सपेयर हो गया प्रोप्राइटर, एक टैक्सपेयर हो गया कंपनी। कंपनी अगर एम्प्लॉइज के लिए खर्चा कर रही है, फेस मास्क ले रही है, सैनिटाइजर ले रही है, तो कंपनी ये पर्सनली कंज्यूम नहीं कर रही है, क्रेडिट तो कंपनी ले रही है। दिस इज नॉट मेंट फॉर पर्सनल कंजम्पशन ऑफ द कंपनी। वो अपने एम्प्लॉइज के लिए खर्चा कर रही है और एम्प्लॉइज
के लिए फेस मास्क देना, सैनिटाइजर देना इज अ मैंडेटरी कंडीशन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो इट कैनॉट बी सेड टू बी अ पर्सनल कंजम्पशन बाय द एम्प्लॉइज. इट्स एन एक्सपेंडिचर. इनफैक्ट इनकम टैक्स में भी आप 37 के अंदर इसको एक्सपेंडिचर में ले जाओगे. बट हम जब प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि प्रोप्राइटर दो कैपेसिटी में काम करता है. फॉर एग्जांपल वो पर्सनल भी कैपेसिटी में भी काम कर सकता है और अपनी प्रोप्राइटरशिप कैपेसिटी, बिजनेस कैपेसिटी में भी. उसके पास एक लैपटॉप है, वो अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकता है, अपने घर में भी यूज कर सकता है. तो उस सिचुएशन में हमें ये देखना है कि जो फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर है, वो अगर हम अपने इंप्लॉइज के लिए और बिजनेस के पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स यूज कर रहे हैं, उसका क्रेडिट मिलेगा. इफ इट इज नॉट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स तो क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो अल्टीमेटली इन सब का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए. मास्क हो, सैनिटाइजर हो, थर्मामीटर्स हो, ये सब का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड केस टू से. And we are really sorry for being fast because we have almost 25 case studies and really we have any time. So we are really sorry. We just want to cover more and more of case studies so that you are aware about all the legal issues, the concepts, क्या क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, किस टाइप के इश्यूज पूछे जा रहे हैं. Yes, प्रीतम जी. Now coming to the next topic. So because of COVID, क्या scenario हो रहा है? Because of this COVID, there are high. This is being the high point indicator that जब भी हम balance sheet close करेंगे, there might be a case के all the property, plant, equipments or the instruments may go for impairment testing. Along with the same, there might also be a circumstance that जो भी मेरे पास stock in hand पड़ा है, that might also be the case के उसकी value हमें revalue या change in value होगी, value downgrade होगी because of our requirements. So just to add a little bit of accounting value to it, as per Ind AS 36, all the assets in respect of property, plant or the cash generating units or the investments has to undergo the impairment testing each year or a period 3 years, or in case there are some indicators that this impairment testing need to be carried out. So possibility है कि कई equipments की impairment हो, there might be a downward revision in the books of account. Second, there might also be a case जो भी मेरे पास stock पड़ा है, stock in hand है, there might also be a case के उसकी भी value down हो. There might be the writing of the value of the stock also. Now coming to the GST point, why is this important? This is most important from two point of view. One is Schedule 1, second is Section 1757. Schedule 1 क्या बोलता है? अगर मैंने कोई भी asset dispose of करा है, then without consideration to a related party, then permanent disposal या disposal of business asset करा है जहां पर भी मैंने ITC लिया है, then in that case it will be treated as a supply as per section 7. So अगर मैंने कोई asset को impair करा है, whether that means disposal, to our understanding, no. Impairment only means writing down the value, whereas the asset is intact. Asset is there with the company, so there is no requirement for as per Schedule 1. Now coming to section 1757. What does it mean? That when the goods are lost, stolen, destroyed, written off or disposed of. So here written off words needs to be understood in line with lost, stolen, destroyed and disposed of. So written off here means that the goods have actually been out of our line item. Agar goods are lying in possession of the company and goods are there with the company, even though the net realizable value of that stock is zero, if the stock is there with the company, then even in that case, it does not mean that we have written off the asset in respect of GST section 1757. So here there is no requirement of reversal of ITC in case we are actually physically possessing that particular stock. So impairment and writing down the value does not impact our schedule section 7 as well as ITC availment. So in fact, because of impairment, अगर मैं कुछ रिटर्न राइट ऑफ करता हूं तो उस पे कोई ITC रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है till the time I am having the stock, I am having the asset जो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगा. The next issue which we really have to check and see is कि मैं जितनी भी मार्केटिंग स्कीम्स चलाता हूँ, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, गुड्स सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, कब किस आइटम का क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 17.5 I will again repeat. It says input tax credit in respect of goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by way of gifts or free samples shall not be available.
So it specifically says disposed of by way of gifts or free samples. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोशर्स की, एक्सेट्रा, या पैम्फलेट्स की, अपनी प्राइस लिस्ट की, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कस्टमर्स को, एक्सेट्रा। अगर मैं अपने पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, कंपनी प्रोफाइल, प्राइस लिस्ट, ये सब प्रिंट कराता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, क्या इसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा? क्या हम 17(5)(h) में कवर्ड हैं? यस, भी हम 17(5)(h) में कवर्ड नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ गिफ्ट विच यू आर गिविंग टू समबडी, इट इज नॉट अ गुड्स विच इज गिवन एज गिफ्ट. Gift is a voluntary act. It's a voluntary payment to somebody without any condition and which has economic value to the recipient. जब मैं किसी को अपनी कंपनी की प्रोफाइल देता हूँ, अपनी कंपनी की प्राइस लिस्ट देता हूँ, तो वो मैं अपनी ही मार्केटिंग या अपना ही प्रमोशन कर रहा हूँ, वो आगे वाले रिसिपिएंट के लिए गिफ्ट नहीं है, वो उसको पर्सनल इकोनॉमिक वैल्यू कुछ नहीं देता. गिफ्ट तब बनेगा जैसे मैं किसी को फ्री गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ, मैं नॉर्मल दिवाली के अंदर फ्री गोल्ड कॉइन, फ्री एसी, फ्री गैजेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. इफ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग सच थिंग्स, then it will qualify as a gift and I have to reverse the credit. But in respect of brochures, pamphlets, etc., no reversal required. This is first part. Second part is my various kinds of schemes which I am giving. The various kinds of schemes which I give can be in respect of goods or services. एक होता है कि मैं अपने डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को फ्री एयर टिकट्स दे रहा हूँ, फ्री वाउचर्स दे रहा हूँ, वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज फ्री में दे रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ टिकट्स, वाउचर्स, एक्सेट्रा. Issue arises when I'm giving them this airline tickets free of cost, or vouchers free of cost to my dealers, etc., without any legal obligation. क्या उसके ऊपर रिवर्सल करना है? Please note, 17(5)(h) says input tax credit in respect of goods disposed of by way of gift. It does not use the word services. So services are not covered under 17(5)(h). Since services are not covered under 17(5)(h), so if I'm giving any free services, if I'm giving any free services to somebody, if I'm actually distributing air tickets, etc., मैं टूर ट्रेवल की सर्विसेज लेता हूं, मैं एयरलाइन की सर्विसेज लेता हूं अपने डीलर्स के लिए, full credit will be available, no reversal will be required. Now the third situation is my marketing schemes in terms of campaigns, like, and in terms of product linked and sale linked schemes. For example, I have floated a scheme where I'm saying that on purchase of 100 units, I will give 10 units free, or on purchase of 100 units, I will give one AC free, etc. So in this case, we have to check two important parts. And for checking that two important parts, I will firstly discuss the judgment of Sanofi India. It's an important judgment rendered in GST regime. इस केस में क्या हुआ था, एक मैन्युफैक्चरर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स की स्कीम निकाल रहा था अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और उस स्कीम के अंदर लिखा था कि अगर आपने इतनी क्वांटिटी के गुड्स परचेज कर रखे हैं और आप ये इतनी क्वांटिटी की गुड्स परचेज कर देते हो, तो आपको ये आइटम्स फ्री में मिलेंगी, ये आइटम्स आपको फ्री में मिलेंगी. इस केस के अंदर स्पेसिफिकली एआर ने अपहेल्ड किया और एआर ने बोला कि आपको जो भी आपने आइटम्स फ्री में दी हैं उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था. उन्होंने जो रीजनिंग दिया एआर ने, उसने बोला लीगली यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू provide these items free of cost. आपने एक जनरल स्कीम निकाल दी थी, that scheme was not backed by any legal document, any contractual document. Taxpayers was contending कि भाई मैंने जो 100 पीसेस की कंसिडरेशन लिया, मैंने उसको अगर स्कीम दिया कि अगर आप 100 क्वांटिटी परचेज करते हो, आई विल गिव 1 AC फ्री, तो मैं 100 क्वांटिटीज की जो क्वांटिटी परचेज कर रहा है वो पार्टी, उसके लिए जो मुझे कंसिडरेशन मिल रही है, दैट कंसिडरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस फ्री AC which I will provide. But they said that there is no contractual agreement between the distributor and the manufacturer, hence they disallowed the credit. Now, in my view, when we are talking about these schemes, etc., bonus 1+1 schemes or target purchase schemes, sales intensive schemes, etc., we have to keep two important points in mind. First very important point is, हमें अगर इसका क्रेडिट लेना है, then we should have a proper contractual documentation in place wherein we are specifically saying contractually and we are legal bound to provide these free goods on purchase of certain quantity. अगर हम स्कीम निकालते हैं डीलर्स के लिए, on purchase of 50 units you will get this, on purchase of 100 units you will get this, on purchase of 150 units you will get this product as complimentary. So that should be a legal obligation. वो लीगली एक हमें कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर करना चाहिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक पॉलिसीज निकालनी चाहिए जिसमें एक प्रूफ हो कि कॉन्ट्रेक्चुअली कंपनी इज लायबल टू प्रोवाइड ऑल दोस थिंग्स ऑन अचीवमेंट ऑफ टारगेट. अगर हम ये करते हैं, देन द अमाउंट, द AC और द गिफ्ट विच आई एम गिविंग, द प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ABC, दैट इज नॉट फ्री. उसकी कंसिडरेशन तो ऑलरेडी इनबिल्ट है जो मैं प्राइजेस ले रहा हूँ. देयर आर वेरियस जजमेंट अंडर सेल्स टैक्स लॉ. उन्होंने बोला जब आप फ्री या ये जितनी भी डिस्काउंट स्कीम्स या 1+1 स्कीम्स या 100+1 स्कीम्स निकालते हो, दीज आर मार्केटिंग गिमिक. Ultimately everything is covered under the original consideration which you have taken. But please note the most important point, second point which you have to see, अगर आप क्रेडिट लेते हो
और आप बोलते हो ये फ्री नहीं है, देन यू मे रन इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। अगर आप ये स्कीम निकालते हो कि मैं आप यू परचेज 100 यूनिट्स फ्रॉम मी ऑफ मेडिसिन से 100 वर्थ रुपीज दिस, आई विल गिव 1 AC फ्री, then supply of AC and medicines, these are not composite supply, you may run into a risk of mixed supply and the entire transaction may be taxable at the higher rate of 28%। जितनी भी मैं मार्केटिंग स्कीम्स निकाल रहा हूं, तो जो भी एडिशनल प्रोडक्ट मैं फ्री में दे रहा हूं, आई हैव टू मेक श्योर कि जो मेरे मेन आइटम का रेट है, एडिशनल आइटम का वही रेट हो या उससे कम का रेट हो। उससे ज्यादा का रेट है तो हम मिक्स सप्लाई में फंस सकते हैं। तो जब हम ऑडिट कर रहे हैं और हमारे क्लाइंट्स ने अगर इन टाइप्स के सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज के ऊपर क्रेडिट ले रखा है, तो हमें सेल्स प्रमोशन हमारा लेजर अच्छे से स्क्रूटनाइज करना है, देखना है कि अगर क्रेडिट ले रखा है, सर्विसेज का ले रखा है, नो इश्यूज, ले सकता है। गुड्स का ले रखा है तो आपको देखना है क्या वो गिफ्ट तो नहीं बन रहा, अगर बन रहा है वी हैव टू गेट इट रिवर्स्ड। और वो कब गिफ्ट नहीं बनेगा, जब आपका प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और मार्केटिंग स्कीम्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हो, जहां से निकल के आ रहा हो कि ये सारी चीजें लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी प्रोवाइड करने की। तो फ्री आइटम्स नहीं है, ये आपको लीगली प्रोवाइड करना है ऑन परचेस ऑफ सर्टेन आइटम्स, ये लीगली आपके डॉक्यूमेंट से निकल के आना चाहिए। अगर वो निकल के आ रहा है, क्रेडिट इज फाइन, देन सी प्लीज नोट, आपको जरूर चेक करना है कि कंपोजिट सप्लाई तो नहीं बन रहा, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि 100 मेडिसिन की परचेज या 100 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन की परचेज पे आप एक AC फ्री दे रहे हो, AC का 28% रेट है उसने, और कंपोजिट सप्लाई का रिस्क है, तो वो भी हमें हाईलाइट करना है। तो इट्स अ वेरी ग्रे एरिया and a subject matter of litigation these days, and it will be a subject matter of litigation in future also. So we have to not only check but also advise in the clients in terms of improvising the marketing schemes, and this is all in fact what we are also doing practically। जब हम ऑडिट करते हैं FMCG कंपनी का, फार्मा कंपनी का, उनकी इतनी स्कीम्स होती है और उनके इस स्कीम्स को हम इम्प्रोवाइज कराते रहते हैं। सो दैट्स अ वैल्यू एड which as an auditor, whether a tax auditor or statutory, we can always give। So now, because of shortage of time, this question regarding to GST on salary or commission paid to directors. So there was a basically rift in the industry by the way of a AAR ruling in the name of Claycraft, which states that the director remuneration is also subject to RCM. So now coming back, so not going into the technicalities, let us discuss the final conclusion, because there are circulars, even the AAR, other state rulings also. So now to make a simple conclusion, हमें ये चेक करना है कि अगर हम डायरेक्टर्स को पेमेंट अंडर सेक्शन 192 दे रहे हैं एंड देयर इज अ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर एग्रीमेंट, or we can establish there is an employee and the employer relation. So schedule 3 के हिसाब से this will be neither a supply of goods nor supply of services. So in case we are deducting TDS under section 192 and there is employer and employer relation, then there is no need for making payment under RCM in respect of salary paid to the directors. There might be a case that the whole-time director, managing director, or an executive director is being paid by the company in respect of sitting fees, in respect of any other remunerations, in respect of professional capacity for the work rendered by them. So अगर हम कोई भी ऐसी पेमेंट जो इन डायरेक्टर्स को करते हैं in their personal capacity, which is not as per the employment agreement, and we are in addition to that we are deducting TDS under section 194J, then there is a requirement for the company to pay GST under RCM for these services. Important point here is the rental. अगर कोई डायरेक्टर ने अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पे दे रखी है एंड डायरेक्टर वाज नॉट लायबल टू मेक द GST पेमेंट अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो क्या कंपनी को उसमें RCM की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी? नो। जो RCM की लायबिलिटी है दैट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज provided by the director in his personal capacity. So जो rental है that is not in his personal capacity and there is no requirement to pay the GST under RCM for rental services. तो बेसिकली रेंटल पे कोई RCM नहीं है, और डायरेक्टर एनुमरेशन के जितने भी डिस्प्यूट चल रहे थे उसमें अगर आपका एस्टेब्लिश हो जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद डायरेक्टर एंड यू आर पेइंग deducting TDS under 192, then no RCM applicable. But practically जो हमने विटनेस किया, इनफैक्ट आई एम एक्चुअली हैंडलिंग 2-3 केसेस, it is very difficult to establish whether you are there is an employee or employer relationship between the director or the company. उसके लिए the best solution which we advise is have an agreement in place. अगर आप agreement in place रखते हो तो इस इशू के ऊपर कि there is an employer and employee relationship, it is very easy to substantiate.
Now the next issue is with regard to RCM payable on CIF import. ये बहुत ही मेजर इश्यूज रहा है लास्ट 3 years के अंदर, एंड वी हैव नाउ इन केस ऑफ CIF import there is a foreign shipping line which provides the shipping services to the foreign supplier. I import on CIF basis. Foreign supplier supplied the goods till Indian port. I am only a recipient of goods. I file bill of entry and pay PCT and IGST. Now what government has done, they have come out with a reverse charge mechanism and a provision where they are saying that in respect of import from CIF basis, I am made liable to pay under reverse charge mechanism on the ocean freight. तो इस केस में हो क्या रहा है, बाहर की शिपिंग लाइन सर्विसेज दे रही है मेरे बाहर के फॉरेन सप्लायर को ओशन फ्रेट की, और उस ओशन फ्रेट की सर्विसेज जो बाहर की शिपिंग लाइन बाहर के सप्लायर को दे रही है, क्योंकि मैं इंपोर्टर ऑफ गुड्स हूं इंडिया में, तो वो मुझको बोल रहे हैं कि इसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे करो। जब हम सेक्शन 53 जीएसटी का देखते हैं तो जीएसटी के 53 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आरसीएम इज एप्लीकेबल, कैन बी एप्लीकेबल ओनली ऑन रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। हमारे एग्जांपल में फॉरेन शिपिंग लाइन वाज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फॉरेन सप्लायर बिकॉज मेरा परचेज कॉन्ट्रैक्ट सीआईएफ बेसिस पे था। इस सिचुएशन में आई एम नॉट द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, देयर वाज अ लैक्यूना इन लॉ एंड दैट लैक्यूना वाज सीन बाय गुजरात हाई कोर्ट इन मोहित एंड मिल्रन, और उन्होंने ये लेवी स्टक डाउन कर दी है। तो इंपोर्ट ऑन सीआईएफ बेसिस पे लेवी अल्ट्रा वायरस स्टक डाउन हो चुकी है ऑलरेडी, इसके ऊपर सिमिलर जजमेंट आ चुकी है। तो एज एन ऑडिटर अगर जनरली व्हाट वी एडवाइस, अगर हमें क्रेडिट मिलता है बिकॉज वी आर ऑफ द व्यू कि कल को गवर्नमेंट इसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आए, ये सब चीजें इश्यूज हो, एज एन ऑडिटर अगर गवर्नमेंट ने, अगर टैक्स पेयर्स ने पे नहीं किया है, नो इश्यूज, द लेवी इज अल्ट्रा वायरस। जनरली प्रैक्टिकली इंडस्ट्री क्या कर रही है, जहां क्रेडिट मिलता है दे पे अंडर रिवर्स चार्ज एंड टेक क्रेडिट, जहां क्रेडिट नहीं मिलता दे आर फाइटिंग। एंड इन फैक्ट द लार्जर proposition laid down by this judgment is, इन्होंने यही नहीं बोला कि लॉ के अंदर आप रिसिपेंट को रिवर्स चार्ज के लिए 53 के अंदर आप हेल्ड नहीं कर सकते बिकॉज आई एम नॉट द रिसिपेंट, रादर दे सेड इस ट्रांजैक्शन के अंदर फॉरेन सप्लायर है, फॉरेन पार्टी है, सप्लायर भी बाहर है, रिसिपेंट भी बाहर है, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है। इस ट्रांजैक्शन को आप इंडिया में टैक्स भी कैसे कर सकते हो, जैसे इनकम टैक्स में हमारे डिस्प्यूट आते थे कि कौन सी ट्रांजैक्शन इंडिया में टैक्स हो सकती है, सिमिलरली यही डिस्प्यूट इस जजमेंट में भी रेज किया गया है कि कौन सी सर्विसेज इंडिया में आप टैक्स लगा भी सकते हो, जहां सप्लायर भी बाहर है, रिसिपेंट भी एक्चुअल में बाहर है, जस्ट बिकॉज आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, ये ट्रांजेक्शन आप इंडिया में लेवी नहीं कर सकते। Over to you, Peetam. So coming back to the question कि हम जो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं क्या उस पे आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्विकली ये देख लेते हैं हम किस किस टाइप की गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं। ये हम हो सकता है कि हम गवर्नमेंट को किस टाइप की पेमेंट करते हैं, आरओसी फीस, माइनिंग चार्जेस, स्पेक्ट्रम चार्जेस, ट्रेडमार्क चार्जेस, ड्रग लाइसेंस के चार्जेस, एक्सप्लोसिव लाइसेंस के चार्जेस। सो जो भी हम गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज को पेमेंट करते हैं एज पर नोटिफिकेशन वी आर लायबल टू मेक द पेमेंट अंडर आरसीएम। नाउ कमिंग बैक के गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट? अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं देयर आर बेसिकली 3 कंसेप्ट्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी। तो it is important to note that as per notification only when we make the payment to the government then only RCM is applicable. If we are making payment to governmental authorities or government entity then there is no RCM applicable. So जब भी हम payment local authority या government को करते हैं in that case there is a liability to make payment under GST under through RCM mechanism. But इट डज नॉट मीन कि सारी गवर्नमेंट को जो मैं पेमेंट करूंगा सभी पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। देयर नीड टू बी अ क्विड प्रो क्यो, बेनिफिट टू बेनिफिट, कंसिडरेशन फॉर अ कंसिडरेशन। जैसे तुषार ने पहले एक्सप्लेन करा था, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट को कोई डोनेशन देता हूं तो देयर इज नो बेनिफिट टू बेनिफिट, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो। देयर ऑल्सो आई एम मेकिंग पेमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, but in that case there is no requirement to pay under RCM. Whereas jab for making the payment like spectrum I am getting benefits in respect of spectrum rights, there is a requirement to make the payment under GST as an RCM. जो भी हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं लास्ट स्टेप इज कि क्या उसके अगेंस्ट कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई है। अगर वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में फॉल करता है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन अंडर एनी अदर लॉ 5000 पर कॉन्ट्रैक्ट इन अ ईयर भी अगर मेरी कंसिडरेशन अमाउंट है देन आल्सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर पेइंग आरसीएम। सो वी हियर व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू द गवर्नमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मैंने गवर्नमेंट को
या लोकल अथॉरिटी को पेमेंट करी है या नहीं करी. गवर्नमेंट डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन आरसीएम नोटिफिकेशन, गवर्नमेंटल एंटिटी इज नॉट इंक्लूडेड. क्या देर इज अ क्विड प्रो क्यो रिलेशन, अगर है तो क्या मेरा कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में मैं फॉल करता हूं, अगर फॉल करता हूं तो देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर पेइंग अंडर आरसीएम, अगर वो मैं फॉल नहीं करता देन आई नीड टू मेक द पेमेंट अंडर आरसीएम एट द आईटीसी. Now coming back to the next question, which many of us wants to know, for example कि क्या मेरे आरसीएम की कोई लाइबिलिटी 1920 की मैंने या 1819 में आज ऑडिट कर रहा हूं और 1819 की लाइबिलिटी मैंने आज पे करी, क्या मैं उसका आईटीसी अवेलेबल कर सकता हूं. कमिंग बैक कि सपोज मैंने डायरेक्टर से कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस ली, who is a director on board, और मैंने उसको पेमेंट करी अंडर सेक्शन 194J. I have deducted TDS under section 194J. This is a transaction pertaining to financial year 1819. Now while doing the audit for 1819 I come across such a situation. So as legally the RCM was required to be paid. So RCM पे करने के बाद क्या मैं उसका ITC ले सकता हूं? As per section 31(3)(f, a registered person means I जिसको जो 9C या 94 के अंदर लाइबल है आरसीएम पे करने के लिए, उसको एक इनवॉइस रेज करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर. तो जिस भी केस में मैं 93 या 94 के अंदर गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता हूं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इन दैट केस आई नीड टू रेज एन इनवॉइस अंडर सेक्शन 31(3)(f. नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ आईटीसी अवेलमेंट or restriction on ITC under section 16(4), which states that a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services after the due date of furnishing return or till the end of September. Here important point is supply of goods and services. In case I raise an invoice under section 31(3)(f for goods or services received from unregistered supplier, in that case I am not a supplier of goods or services. So in this case I will be able to claim, or I am eligible to take ITC in respect of a transaction pertaining to financial year 1819 over which I am paying the RCM liability in financial year 2021. It is important to note it is only applicable for the unregistered supplier. In case directors was registered under GST and was charging under forward charge, even in case he has not charged for this transaction, in that case there might be issues in claiming ITC. So in short, रिवर्स चार्ज के केस में जहां अनरजिस्टर्ड से हम ले रहे हैं सप्लाईज, हम स्टैंड ले सकते हैं कि 16(4) की टाइम लिमिट नहीं लगेगी. Another important issue which we are facing is क्या आज जीएसटी के अंदर सर्विस टैक्स, एक्साइज, इन सब के ऑडिट्स हो सकते हैं, न्यू फ्रेश नोटिस इशू हो सकते हैं. इसके लिए प्लीज नोट वी हैव ऑलमोस्ट 15 to 20 जजमेंट्स ऑफ द सेट इशू इन लास्ट 3 years. और ये तीनों सारी की सारी जो रूलिंग्स हैं ये सिर्फ सेक्शन 174 टू सी एंड ई क्लॉज के ऊपर है. जनरली जैसे ही जीएसटी आया था लॉ, मेरे बाकी सारे पुराने एक्ट्स रिपील हो गए थे, एक्साइज एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट. द इम्पैक्ट ऑफ रिपील इज वेरी वाइड. इट मींस सरकार अगर चाहे तब भी या डिपार्टमेंट चाहे तब भी आपसे टैक्स रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि प्रोविजंस नहीं है. देन कम्स द रोल ऑफ सेविंग क्लॉज. सेविंग क्लॉज सारी ट्रांजिशनल सिचुएशंस को सेव करता है. इसमें सी एंड डी आर द रेलेवेंट क्लॉज जहां लिखा हुआ है कि एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी अक्रूड अंडर द अमेंडेड एक्ट या एनी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड, कंटिन्यूड, एनफोर्स, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा. तो पूरे 3 सालों में हमने 2 सेट ऑफ जजमेंट्स देखी हैं. पहले सेट ऑफ जजमेंट्स ने क्या बोला है कि इन प्रोविजंस को इस तरीके से रीड करो कि ओनली योर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो 1/7/2017 को स्टार्ट हो चुकी थी उसी इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं. डिपार्टमेंट कोई भी फ्रेश इशू, शोकॉज नोटिस नहीं इशू कर सकता, कोई भी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता. दिस इज वन सेट ऑफ जजमेंट. इन सभी जजमेंट्स ने बोला है, उन्होंने स्टे ऑलरेडी ग्रांट कर दिया टैक्स पेयर्स को कि आप कोई भी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश शोकॉज नोटिस इशू नहीं कर सकते हो. वेयर सेकंड सेट ऑफ जजमेंट्स लाइक गुवाहाटी हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इन्होंने इस तरीके से इन प्रोविजंस को पढ़ा है कि आप ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस भी स्टार्ट कर सकते हो. तो इनफैक्ट वी हैव क्लियरली 2 सेट ऑफ डिफरेंट व्यूज.
फर्स्ट सेइंग आप न्यू इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकते हो, सेकंड सेइंग आप न्यू इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो, एंड वी हैव टू वेट एंड सी कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्या अपहेल्ड करता है। बट इसमें एक कैच है सर्विस टैक्स ऑडिट का। अगर आज हमारे पास कोई सर्विस टैक्स का ऑडिट का नोटिस आता है, वहां पर हमारे पास एक लार्जर दिल्ली मेगा कैप्स, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट मेगा कैप्स में, जहां इसको अल्ट्रा वायरस हेल्ड कर दिया गया था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहां हमारे पास एक लार्जर ग्राउंड अवेलेबल है सर्विस टैक्स ऑडिट के केस में कि मैं हाई कोर्ट में जाके सर्विस टैक्स ऑडिट स्टे ले आऊं। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन, जब हम इन शो कॉज नोटिस या इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पावर है न्यू शो कॉज नोटिस इशू और न्यू इन्वेस्टिगेशन करने के भी। ये जितनी भी स्टे मिले हैं, दिस सीम्स टू बी टेम्परेरी स्टे, एंड फाइनली it may go against the taxpayer, so we have to keep these things in mind. I'm not going much into the legality because of the time. Next is my reimbursement from group companies. So many times what we have seen कि clients एक particular holding company ने expenditure incur किया 1,000 रुपीज का IT infrastructure का, जो सब्सिडी भी यूज कर रही है, वो सब्सिडी कंपनी से reimbursement ले लेते हैं। There is no concept called reimbursement between group companies. अगर आपके होल्डिंग कंपनी को एक्सपेंडिचर इंकर करती है, वेंडर होल्डिंग कंपनी के ऊपर इनवॉइस रेज करता है, उसके बाद आप सप्लायर, आप सब्सिडी कंपनी से अमाउंट को रिकवर करते हो, तो उस रिकवरी के ऊपर देयर इज अ जीएसटी implications. Please note that when you are actually analyzing transactions between group companies and any reimbursement from the group company, please analyze that can be a case where it amounts to supply for a consideration and there is a tax exposures. Now coming to the last two issues. First is about GST audit. Since GST audits are already going on, we have to keep two things in mind. कि जब हम GST audit कर रहे हैं, no doubt already CBIC has issued a circular कि the role of CA is limited to reconciliations. But since we are as an auditor, it is always endeavor to provide value add to our clients. So when we are doing audit, we need to keep two things in mind. First is our approach towards doing the audit and the way we have to do reconciliations. तो फर्स्ट इसमें आउटवर्ड रिकंसिलेशन। तो आउटवर्ड के हमारे अलग टेबल्स है। जब हम जीएसटी 9 की बात करते हैं, जैसे हम 9 की बात करते हैं, तो आउटवर्ड टेबल के मेरे टेबल नंबर 4, 5, 10, 11 है। इन 4 टेबल से मेरे आउटवर्ड रिकंसिलेशंस फाइनल होती है बिटवीन 1, 3B एंड बुक्स। सिमिलरली जब मैं इनवर्ट रिकंसिलेशंस की बात करता हूँ, इनवर्ट टेबल्स की बात करता हूँ, तो 6, 7, 8, 12, 13 ये 5 टेबल मेरे हैं जो इनवर्ट से रिलेटेड है, जहां मुझे 2A वर्सेस 3B वर्सेस 8A वर्सेस बुक्स की रिकंसिलेशन करनी होती है, एंड देन रिमेनिंग रिकंसिलेशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं रिकंसिलेशन कर रहा हूँ, तो आउटवर्ड रिकंसिलेशन, इनवर्ट रिकंसिलेशन अलग अलग तरीके से करूं। आउटपुट से रिलेटेड टेबल्स पहले फिल करूं, इनवर्ट से रिलेटेड एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे फिल करूं, फिर बाकी टेबल्स फिल करूं, और जो भी मैं रिकंसिलेशंस बना रहा हूं उसका बैकअप अपने पास रखूं। वो बैकअप की लिंकिंग मेरे रिटर्न्स के साथ होनी चाहिए, उस बैकअप की लिंकिंग मेरी बैलेंस शीट के साथ होनी चाहिए। और इन टेबल्स को फिल करते हुए गवर्नमेंट ने टाइम एंड अगेन काफी क्लैरिफिकेशंस इशू कर रखी हैं। We cannot discuss all these clarifications, but we have to keep in mind all these clarifications issued by the government, that when you are doing an audit, तो किस टेबल पे कौन सी फिगर आएगी। ऐसी सिचुएशन आती है कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन जीएसटी 1 में इस साल में रिपोर्ट करी है, पर 3B में अगले साल में रिपोर्ट करी है, या वाइस वर्सा। क्रेडिट नोट के केस में आईटीसी एडजस्टमेंट लेने के, क्रेडिट नोट की केस में टैक्स एडजस्टमेंट लेने के बजाय आईटीसी एडजस्टमेंट ले ली है। तो इन सब सिचुएशंस को कैसे डील करना है, दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड। So that's the first part. Second part is that apart from doing that reconciliation part, I should also endeavor to do a legal audit कि सारी आउटपुट ट्रांजेक्शंस पे टैक्स पेबल है नहीं है, एग्जम्पशन ठीक से ली नहीं ली है, कितने में ब्रॉडर लेवल पे कि अपनी चेकलिस्ट बनाते हुए आईटीसी की जो 5-10 कंडीशन, हमारे 4-5 कंडीशंस है, वो कंप्लाइड है नहीं है एक प्रॉपर सैंपल बेसिस पे, विदाउट कंसिडरेशन वाली ट्रांजेक्शन जो हमने डिस्कस करी हैं, डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न्स प्रॉपर्ली फिल्ड है नहीं है, रिवर्स चार्ज पेड है नहीं है। वी आर नॉट सेइंग दैट if a company is actually selling 1,000 products, you go and classify all the 1,000 products कि उसकी क्लासिफिकेशन ठीक है नहीं है, वो आप चेक नहीं कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आईटीसी से रिलेटेड, टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड, जो जनरल ट्रांजैक्शंस हैं, जो टाइम एंड अगेन डिस्कस हो रही हैं, वो सब हमें लीगल ऑडिट के दौरान चेक करनी चाहिए। So now coming to the last question, and we will quickly wrap up this question also. What are the year-end compliances for the tax and the statutory audit? So I am clubbing all these three together. Firstly, we have to reconcile the sales and the other income, that is supply of service or the goods, along with the other incomes with GSTR 1, 3B and books. This is very important because 18-19 की क्या मैंने 19-20 में एडजस्टमेंट करी है, या 19-20 की क्या 20-21 में एडजस्टमेंट्स करी हैं, उसकी मेरे पास प्रॉपर वर्किंग रिकंसिलेशन होनी चाहिए। मेरे पर रिकंसिलेशन बिटवीन 3B 1 सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स, इसके अंदर मेरी जो भी सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स है वो भी मुझे मैच आउट करनी पड़ेगी। मुझे आईटीसी
जो मेरे परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, एक वो है जो मुझे डायरेक्टली वेंडर से प्रोक्योर कर रहा हूं, एक जो मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा हूं. सो आई नीड टू मैप आउट द आईटीसी विद 2A एंड 3B. साइमल्टेनियसली आई नीड टू ऑल्सो मैच आईटीसी विद आइसगेट पोर्टल. जो भी जितने भी मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी हैं थ्रू आइसगेट, क्या वो प्रॉपर्ली मेरे सिस्टम में या अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट कर रही है और उसका मैंने 3B में इनपुट लिया है. अगर नहीं लिया तो उसकी हमें मैचिंग करनी है. हमें आरसीएम की लाइबिलिटीज चेक करनी है कि आरसीएम जो रेसिप्रोकेटिंग एक्सपेंस आउट करें उस पर क्या मैंने आरसीएम पे करा है या नहीं करा. हमें एडवांस की वर्किंग चेक करनी है कि क्या मैंने एडवांस पे प्रॉपर्ली टैक्स पे करा है और कितना अनएडजस्टेड एडवांस एंड में पड़ा है. दैट इज समथिंग विच आई नीड टू चेक. अगर मैंने कोई फॉरेन पेमेंट्स करी हैं जिसपे आरसीएम की लाइबिलिटीज थी, आई नीड टू मैच दीज विद फॉर्म 15 CA एंड CB फाइल्ड while remitting that amount. So मेरा क्या 15 CA CB with import of services या goods या CIF जो हमने पहले डिस्कस करा, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है दैट इज समथिंग कि क्या वो मेरा मैच्ड है या मैप्ड है या नहीं है. व्हाट आई एम डूइंग फॉर एम्प्लॉय रिकवरी जो हमने पहले डिस्कस करा. दिस इज समथिंग ऑन अ ब्रॉडर सेंस विच वी नीड टू डिस्कस or which we need to check while doing the statutory audit. Coming back to the tax audit, there was clause number 44 which was relevant for the purpose of GST. What does this clause 44 tells? 44 tells what is the expense for a particular head and how much I have procured from the registered parties and how much I have procured from a non-registered parties. There are certain parameters for registered parties also कि उसकी क्या-क्या specifications हैं, कितनी हमने पेमेंट करी अंडर कॉम्पोजिशन, कितनी हमने एग्जम्प्ट की फॉर्म में करी है. तो हमें उसकी चार्ट बना के we were supposed to put it under clause 44. But because of this COVID, earlier it was supposed to be implemented for the financial year 2019-20, but this has been again postponed for till the financial year 2021. So there is no requirement for the purpose of doing tax audit कि हमें हमारे पास GST का डेटा होना चाहिए. But yes, definitely as far as statutory audit is concerned, we definitely need to match things at the end of the year so that we are compliant with the GST law. Asha ma'am. Thank you.